तो वहीम, आज के इस वीडियो के अंदर हम ओप्स के सारे एमसीक्यूज़ को रिवाइज करने वाले हैं फ्रॉम गुराया एमसीक्यूज़ बुक। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहला है ऑब्स्टैट्रिक हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के अंदर कि अगर आपको एलएमपी दी जाए तो आप ईडीडी कैसे निकालोगे। तो 9 जनवरी है, 7 डेज ऐड करने हैं तो 16 बन जाएगा और 9 महीने आपने ऐड करने हैं। डैट मीन्स कि इसकी जो हो जाएगी एलएमपी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। ओके, द बेस्ट ऑप्शन इज ओके 16 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटा पैरिटी कैलकुलेट करनी है। ग्रेविटा इज द नंबर ऑफ द टाइम फीमेल हैज कंसीव्ड, ओके, इंक्लूडिंग द करंट प्रेगनेंसी। जबकि पैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी दैट हैज गॉन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर 5 मतलब प्रेग्नेंट हुई है और इसके 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं और 2 उसकी पैरिटी है। तो बेस्ट ऑप्शन इज ओके G5P2A2। ओके, टर्म इज डिफाइंड एज, ओके, टर्म क्या होता है, टर्म 37 से लेकर 41 वीक्स प्लस 6 डेज तक होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द नाइस गाइडलाइंस प्रेगनेंसी डेट्स आर, ओके। तो जो अल्ट्रासाउंड से सीआरएल होती है कितने वीक्स पे देखते हैं, तो आपने याद रखना है कि जो डेटिंग स्कैन होता है 11 to 14 वीक्स में, इसी में आप सीआरएल देखते होते हैं। 14 से लेकर 20 के अंदर आप हेड सर्कमफ्रेंस देखते होते हैं, सही हो गया। जबकि डेटिंग स्कैन आपका सॉरी नॉर्मली स्कैन होता है 18 से लेकर 22 हफ्तों पे होता है। एक फीमेल है वो सिगरेट स्मोकिंग कर रही है तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगी। ओके, सिगरेट स्मोकिंग के अंदर आपको ओके लाइक आरडीएस आपको देखने को नहीं मिलता होता, बाकी सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आईयूजीआर, स्टिल बर्थ, न्यूनेटल डेथ, मिस कैरेजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है 12 वीक और जेस्टेशन पे आई है, सिगरेट स्मोकिंग कर रही है तो कौन सी ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाएगी। ओब्स के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशन लिखनी होती है आपने उसको 2 में डिवाइड करना है, मैटरनल और फीटल। ओके, तो अभी हमने फीटल पढ़ लिया था, हम मैटरनल वाला पढ़ लेते हैं। मैटरनल के अंदर क्या क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता। ओके, स्मोकिंग की वजह से प्री इक्लेम्पशिया नहीं हो सकता, बाकी एब्रेप्शन, प्री टर्म लेबर, प्रीविया, प्री प्रोम हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेराटोजेनिक, अल्कोहल इज टेराटोजेनिक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमआई काफ़ी ज़्यादा है तो बीएमआई ज़्यादा होने की वजह से क्या नहीं हो सकता, ट्विन प्रेगनेंसी नहीं हो सकती हाई बीएमआई की वजह से। बाकी जीडीएम, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पोस्टनेटल डिप्रेशन, हाइपरटेंशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फीमेल है जिसकी एज रिलेटिवली ज़्यादा है, 43 ईयर्स ओल्ड है, तो इसमें कौन से रिस्क नहीं हो सकते, स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल फीटस ये नहीं हो सकता, बाकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज ये सब कुछ चीज़ें डेवलप हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओके क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ओके एक फीमेल आई है 36 वीक पे आई है, उसकी सिम्फिजियो फंडल हाइट कम है 32 वीक्स है, तो कौन सा काज नहीं हो सकता, फंडल फाइब्राइटिस की वजह से। लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज होता है, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज यूट्रस नहीं होता। ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फीटल हेड की एंगेजमेंट कब कहेगी, जब इसका लार्जेस्ट डायमीटर पेल्विक ब्रिम को क्रॉस कर चुका होगा, लेस देन 2/5 पाल्पेबल हो। ओके, डिजिटल एग्जामिनेशन प्रेग्नेंट फीमेल में हम इंडिकेट करते हैं किस केस में। ओके, तो जो बेस्ट ऑप्शन इज ओके डिजिटल एग्जामिनेशन के लिए ओके तो बेस्ट होगा इन केस ऑफ इक्लेम्शिया, जब आपने इंडक्शन ऑफ लेबर को आपने क्या करना होता है, प्लान करना होता है। एक फीमेल 32 वीक्स पे आई है, उसकी सिम्फिजियो फंडल हाइट 36 है। ओके, और इसको अपनी एलएमपी के बारे में कंप्लीट श्योरिटी है, तो क्या काज होगा, उसके लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज या पॉलीहाइड्रोमनियास है, तो इसका मोस्ट कॉमन काज क्या होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी। उसकी वजह से आपको कहने का मतलब है सिम्फिजियो फंडल हाइट ज़्यादा देखने को मिल सकती होती है। ओके, सिम्फिजियो फंडल हाइट। एवरेज अमाउंट ऑफ वेट गेन जो होता है प्रेगनेंसी में वो 12.5 होता है, ये एवरेज आपने याद रख लेना है। ओके, इसके बाद 15 पे आ जाती है, बीएमआई ज़्यादा है तो फीटस में कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, जीडीएम की वजह से शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू आरसीओजी टारगेट हार्ट जोन प्रेग्नेंट फीमेल में कितना होना चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन इज 135 to 150। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ है जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है विद इन 1 आवर आफ्टर द बर्थ स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, सही हो गया। और कौन सी फीमेल के अंदर ऑब्स्टैट्रिक कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, ऐसी फीमेल जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रही है, G3P2 टेकिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन शुड बी परफॉर्म इन ईच एंटीनेटल विजिट, दिस इज द यूरिन एनालिसिस, क्योंकि इससे आप ग्लूकोज, प्रोटीन, नाइट्राइट्स का पता लगाओगे। ओके, एक 23 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा बुकिंग विजिट भी आई है तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएगी, बाकी सारी कराएगी, HP इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं कराएंगे, तो वो इसी वक्त कराएंगे जब वो फैमिली हिस्ट्री हो थैलासीमिया की। ओके, कौन सा इन्फेक्शन रूटीन एंटीनेटल स्क्रीनिंग से एक्सक्लूड हो चुका है, तो जो रूबेला अब इंक्लूडेड नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर किसी फीमेल में सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है हेपेटाइटिस बी का, तो कितने % चांसेस है ट्रांसमिशन के, तो 90% ट्रांसमिशन होते हैं चांसेस के। ओके, ठीक हो गया। तो 23 भी आ जाते हैं। 23 में आए कि लो डोज एस्पिरिन ले रही है फीमेल। ओके, तो कौन सी कंडीशन में आपने लो डोज एस्पिरिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी होती, प्राइमरी ग्रेविडा में आपने नहीं करनी होती, बाकी सारी कंडीशंस में आप प्रिस्क्राइब करते होते हैं, हाइपरटेंशन, प्रीक्लैम्सिया, डायबिटीज, CKD वाले में। ओके, जो OGTT टेस्ट होता है किस को हर फीमेल में हम एडवाइस करेंगे, कौन सी वाले में एडवाइस नहीं करेंगे। ओके, तो सेकंड डिग्री रिलेटिव में नहीं करेंगे, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद हिस्ट्री ये हम करते होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि एक फीमेल आई है बुकिंग विजिट पर, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे, टॉर्च स्क्रीनिंग हम नहीं करवाते होते। ओके, सही हो गया। ओके, ये पार्ट नहीं होता एंटीनेटल स्क्रीनिंग का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में, जो 17 वीक्स पे कौन सा टेस्ट हो सकता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्वाड्रपल टेस्ट होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में न्यूक्लियर ट्रांसलुसेंसी, बीटा CG पैपे होता है,
सेकंड ट्राइमेस्टर में ट्रिपल और क्वाड्रपल टेस्ट होता है। एमएमआर क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी पर 1 लाख लाइव बर्थ होती है। मेजर काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन डेवलपिंग कंट्री, तो हमारे अंदर अभी भी हेमरेज वाला काज होता है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी के अंदर स्टिल बर्थ और अर्ली न्यूनेटल डेथ आ जाती है। नॉट अ काज ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी, जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी होती है वो डायरिया नहीं होता, डायरिया तो इन्फेंट मोर्टेलिटी करवाता होता है। ओके क्लियर। इसके बाद है कि प्राइमरी ग्रेविटा 10th वीक पे आई है, तो कौन सी सीवीएस में चेंजेस होगी? पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ओके प्रेग्नेंट फीमेल में क्या चीज़ बढ़ती है? एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है। ओके रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस, तो कौन सा कम होगा? याद रखना प्रेगनेंसी हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है, प्रो कोगुलेंट फैक्टर बढ़ जाते होते हैं, सिवाय फैक्टर 11 के फैक्टर 13 के, प्रोटीन सी प्रोटीन एस कम हो जाती है, तो बेस्ट ऑप्शन इज एलिफेंट। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वेंटिलेशन बढ़ जाती होती है। ओके क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि ओके अब सीबीसी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंज आपको देखने को मिलेगा? तो टीएलसी या स्लाइटली रेज्ड, ये आपको फिजियोलॉजिकल चेंज देखने को मिलती है प्रेगनेंसी में। ओके सही हो गया। इसके बाद है कि एट ट्रम द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा, तो 500 ml पर मिनट होता है और इतनी ही ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। जो द फॉलोइंग जीआईटी प्रॉब्लम जो रिलीव हो जाती है, तो डूडिनल अल्सर प्रेगनेंसी में ठीक हो जाता होता है। जो द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी ऑन रीनल सिस्टम, तो जो हो क्या होता है? ओके यूरिया और क्रेटिनिन लेवल्स कम हो जाते हैं। ओके इसके बाद है फीटल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। ओके तो एक फीटस है जिसको आईयूजी आ रहा है, तो बर्कर हाइपोथेसिस के मुताबिक उसमें सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है सिवाय एक के, तो हाइपरथायराइडिज्म नहीं होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा। विद रिगार्ड्स टू द फीटल सर्कुलेशन, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कंटेंट होता है अम्बिलिकल वेन, उसके बाद आपने याद रख लेना डक्टस विनोसस का नंबर आता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरीज और एक वेन होती है, वार्टन जेली होता है। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बीटा एससीजी, बीटा एससीजी क्या? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ओके इसके बाद है कि सर्फेक्टेंट के बारे में क्या बात ठीक है? सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट में जो मेन फास्फोलिपिड है वो लेसिथिन होता है। ओके सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन होता है उसको इंसुलिन इनहिबिट करता है, दैट इज वाई इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में आरडीएस नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते होते हैं। प्री टर्म बेबी में कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगी? ओके तो प्री टर्म में हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा, हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा। सही हो गया। तो बेस्ट ऑप्शन इज चार्ली। 46 पे चलते हैं। 46 है कि एक प्राइमरी ग्रेविडा है। ओके ठीक हो गया। उसने आईयूजीआर वाले बेबी को डिलीवर किया, तो इसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ओके द बेस्ट ऑप्शन इज, और लेकिन अब यहाँ पे डिलीवर आईयूजीआर है तो आरडीएस तो हो नहीं सकता। ओके तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा, ओके लाइक इसका बेस्ट आंसर होगा वो न्यूनेटल जॉन्डस होगा क्योंकि इसका लीवर सिस्टम इमेच्योर है। सही हो गया। ओके जो आईयूजीआर बेबीज होते हैं वो पॉलीसाइथेमिक होते हैं। ओके तो बेस्ट ऑप्शन इज 46 का न्यूनेटल जॉन्डस है। इसके बाद है कि जो अगर अम्बिलिकल कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर बॉवेल है 10th वीक के अंदर, तो वो क्या होती है? नॉर्मल फाइंडिंग होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया होता है। ड्यूडिनल एट्रीजे के बारे में क्या बात ठीक है? तो ड्यूडिनल एट्रीजे में आपने फीटल कैरियोटाइपिक करनी होती है क्योंकि जो 25% जो केसेस होते हैं, ओके 25 to 40% वो डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होते हैं। पोस्टीरियर यूथरल वाल्व के बारे में क्या बात ठीक है? तो पोस्टीरियर यूथरल वाल्व, ओके तो पोस्टीरियर यूथरल वाल्व में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये इसको डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड करना होता है। प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी आईजीजी होती है। जो चौथा फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फीटल हीमोग्लोबिन इज करेक्ट, तो फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 गैमा चेन्स देखने को मिलती है, ज़्यादा एफिनिटी होती है। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूबॉर्न, तो उसको रट्टा मार देना, जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होती है वो 18 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। पॉलीहाइड्रोमनियास में कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगी? ओके तो पॉलीहाइड्रोमनियास में प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी नहीं होगा, ओके बल्कि प्री टर्म लेबर हो जाएगा। एक 32 वीक्स पे आई है फीमेल, उसका सिम्फिजिया फंडेलाइट 36 है, पॉलीहाइड्रोमनियास है, तो पॉलीहाइड्रोमनियास का कौन सा काज नहीं होता? इनहेलिटरीजी ये काज नहीं होता। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड 38 वीक्स पे आपको देखने को मिलता होता है। ओके इसके बाद नेक्स्ट है कि ओलिगोहाइड्रोमनियास है। ओलिगोहाइड्रोमनियास का क्या काज होता है? ओलिगोहाइड्रोमनियास का काज होता है, ओके सही हो गया, ओके क्लियर, फीटल रीनल एजेनेसिस इसमें आपको देखने को मिलता होता है। ओके ट्विन टू ट्विन ट्रांसफरेंस सिंड्रोम में तो एक में पॉलीहाइड्रोमनियास होगा, दूसरे में ओलिगोहाइड्रोमनियास होगा, तो फीटल रीनल एजेनेसिस को रट्टा मार लेना है। ओके तो इस पे चलते हैं 57 पे चलते हैं। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है 10 से लेकर 25 सेंटीमीटर देखने को मिलता होता है। एमवीपी आपने याद करना है 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। जो द फॉलोइंग इज मेटरनल काज ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियास, तो वो डायबिटीज होती है, प्लेसेंटा में कोरियन जियोमा होता है। एक फीमेल है जिसको पॉलीहाइड्रोमनियास है, उसको एंडोमेथासिन दी गई है, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी? एंडोमेथासिन की वजह से क्या होगा? प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। ओके अब चैप्टर नंबर 3 पे आ जाती है। चैप्टर नंबर 3 में है असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग, तो जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है 18 वीक ऑफ जेस्टेशन पे कर रही है, तो उसे हर चीज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर, ओके ठीक हो गया। तो एक्सेप्ट क्या होगा? कंफर्मेशन ऑफ फीटल आई, फीटल आई को हम कंफर्म नहीं कर सकते होते, ओके इस स्टेज पर। जो था फॉलोइंग स्टेटमेंट वो डेटिंग स्कैन इज इनकरेक्ट है, तो डेटिंग स्कैन और इट शुड बी डन एट 22 वीक्स। ओके तो डेटिंग स्कैन होता है ये 11 to 14 वीक्स पे किया जाता होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। 62 में है कि कौन सी जो अर्ली ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन से पिक नहीं हो सकती, कार्डिक स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज, वो अल्ट्रासाउंड से पिक नहीं हो सकती। ओके नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक जो अनकॉम्प्लिकेटेड जो होती है प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड आपने डेटिंग स्कैन कराना है और टारगेट स्कैन कराना है, यानी नॉर्मली स्कैन है 10 to 14 में और 18 to 22 हफ्ते में। ओके
ओके, नॉट एन एंटीनेटल टेस्ट फॉर फीटल वेलबिंग। तो जो एंटीनेटल टेस्ट नहीं होता वो फीटल स्काल ब्लड सैम्पलिंग है। जो फीटल स्काल ब्लड सैम्पलिंग होता है इंट्रापार्टम होता है। रिएक्टिव सीटीजी में सब कुछ होता है सिवाय, ओके, तो रिएक्टिव सीटीजी में डिसेलेरेशन नहीं होती। बेसलाइन हार्ट रेट होता है 110 से लेकर 150 तक होता है। इसके अलावा बेसलाइन वेरिएबिलिटी होती है 10 से लेकर 25 तक, 2 या 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन होती है 15 सेकंड की, ओके, वो 15 बीट्स की होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि देखो फीटल हार्ट रेट क्या होगा 90, यानी ब्रेडिकार्डिया हो गया और वो कोई मेडिसिन लिया है माने, तो वो कौन सी मेडिसिन जिसने भी हार्ट रेट को कम कर दिया, तो वो होगी बीटा ब्लॉकर्स होगी। ओके, सही हो गया। ओके, तो 66 का क्या होगा, बीटा ब्लॉकर्स। 67 में आ जाते हैं फीटल हार्ट रेट ज़्यादा हुआ है तो कौन सा काज नहीं हो सकता। ओके, मैटरनल हाइपोथायरायडिज्म, इससे तो फीटल हार्ट रेट कम होना चाहिए। ओके, तो 68 पे चलते हैं। 68 में कि उसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं थे फीमेल के अंदर, तो बेस्ट मेथड ऑफ फीटल मॉनिटरिंग फीमेल में कौन सी होगी। अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आपने क्या करना है, फीटोस्कोप से ऑक्सकल्टेशन करना है अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है फीटल मॉनिटरिंग के लिए। ओके, बाकी सारे मेथड्स भी कर सकते हैं। बायोफिजिकल प्रोफाइल में कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता, फीटल आई मूवमेंट्स इंक्लूड नहीं होती, फीटल टोन, ब्रीदिंग मूवमेंट, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट्स, नॉन स्ट्रेस सीटीजी और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स वगैरह होता है। ओके, सही हो गया। अब यहाँ पर बायोफिजिकल प्रोफाइल कैलकुलेट करना होता है। बायोफिजिकल प्रोफाइल यहाँ पे देखो, ओके, लिम्फ फ्लेक्शन नहीं है मतलब ये तो जीरो हो गया। ओके, दूसरी तरफ यहाँ पे देखो नो फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स, ये भी जीरो हो गया। बाकी तो 3 पॉजिटिव है, डेट मीन 6 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर के लिए रेफर किया हुआ है। ओके, तो अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करने की वजह से क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करने की वजह से जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है, ओके, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो 71 का क्या होगा, रिडक्शन इन पेरीनेटल मोर्टेलिटी। द साइंस ऑफ फीटल एसिडीमिया इज अ फॉल ऑफ रेजिस्टिव एंड पल्सेटिलिटी इंडेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज। तो मिडल सर्विकल आर्टरी में आप क्या देखते हैं, ओके, ये चीज़ देख लेते हैं। ओके, पल्सेटिलिटी यानी फीटल हाइपोक्सिया की वजह से जो पल्सेटिलिटी इंडेक्स है वो बढ़ जाता होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 72 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली होगा। 73 पे आ जाती है। 73 है कि फीटल एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, डॉपलर स्टडी करनी है। मिडल सर्विकल आर्टरी की ऑलरेडी हो चुका है। पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी बढ़ जाती होती है, उससे हम फीटल एनीमिया पता लगाते होते हैं। एक फीमेल है जो कि प्रीक्लैम्सिया है, अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर किया गया जिसमें रिवर्स एंड डायस्टोलिक है, तो रिवर्स एंड डायस्टोलिक है तो आपने इमीडिएट डिलीवरी करनी होती है। ओके, क्लियर। तो बेस्ट ऑप्शन इज इमीडिएट डिलीवरी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 75 में 3D और 4D अल्ट्रासाउंड होते हैं, क्लेफ्ट लिप को डायग्नोस करने के लिए होती है। इन्वेसिव टेस्ट फॉर प्री नेटल डायग्नोसिस, तो जो इन्वेसिव टेस्ट होता है वो कोर्डोसेंटिसिस होता है, नियोसेंटिसिस होता है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग होता है। ओके, कौन से डिजीज है जिसको अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस कर ले तो आपको इन्वेसिव टेस्ट की जरूरत नहीं होती, दैट मींस गैस्ट्रोसाइटिस है। इसमें आपको 7 क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज आपको देखने को नहीं मिलती होती। ठीक हो गया, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एब्नॉर्मैलिटीज, तो बाकी सब में आपको इन्वेसिव टेस्ट करना होता है। ओके, ठीक हो गया। एमनियोसेंटिसिस आप कब करते हैं, एमनियोसेंटिसिस आप 15वें हफ्ते पे करते हैं, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग 11वें हफ्ते पे करते हैं, कोर्डोसेंटिसिस 20वें हफ्ते पे करते हैं। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कोरियोनिक विलस बायोप्सी है। ओके, कोरियोनिक विलस बायोप्सी इट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ओके, तो क्वाड्रपल टेस्ट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता, पैप ए इंक्लूड नहीं होता, इंटीग्रेटेड टेस्ट में इंक्लूड होता है। ओके, डाउन सिंड्रोम की प्रोबेबिलिटी अगर माँ की एज काफ़ी ज़्यादा है तो 1 in 25 बर्थ होती है। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन ये कम हो जाती है किस केस में, ओके, तो मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन ये कम हो जाती है, लाइक आप कह सकते हो कि डाउन सिंड्रोम में कम हो जाती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बढ़ जाती होती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं ट्रांसफिटर न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी के बारे में क्या बात ठीक है, तो 83 का डेल्टा ऑप्शन ठीक है, 3.5 से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी पता लग जाए। ओके, डाउन सिंड्रोम के बारे में एक टेस्ट है सेल फ्री फीटल डीएनए। सेल फ्री फीटल डीएनए से आप कैरियोटाइप और ब्लड ग्रुप में करते होते हैं, तो ये नॉन इन्वेसिव प्री नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट में इंक्लूडेड होता है। सेल फ्री फीटल डीएनए कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल नहीं हो सकता, सेल फ्री फीटल डीएनए। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसके लिए आप डायग्नोस नहीं कर सकते, ये सिर्फ कैरियोटाइपिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद है कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट कौन सा इनमें से, तो ऑटोसोमल रिसेसिव आपका होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, बाकी सारे ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और हीमोफीलिया एक्स-लिंक्ड रिसेसिव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि 2 प्रेगनेंसीज विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो रिकरेंस के चांसेस कितने होते हैं, तो इसको आपने रट्टा मार लेना, रिकरेंस के चांसेस 12% होते हैं। अगर 3 होता है तो 20 होता है, लेकिन 12 आपने रट्टा मारना है। ओके, इसके बाद है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन से वाली फीमेल में ज़्यादा कॉमन हो गए, ओके, कौन सी फीमेल में कॉमन नहीं हो गए। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज ओके हैविंग अ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म वाले में आपको ज़्यादा कॉमन नहीं देखने को मिलते। ओके, इसके बाद है कि प्रीवियस बेबी स्पाइना बाइफिडा का उसको प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड देना होता है, 5 मिलीग्राम आपने देना होता है। अगला वही एमसीक्यू आ जाएगा। 91 पे आ जाती है गैस्ट्रोसाइसिस होता है। गैस्ट्रोसाइसिस क्या होता है, गैस्ट्रोसाइसिस ओके हर्निएशन ऑफ गैस्ट्रोसाइसिस में तो मेम्ब्रेन से वो कवर ही नहीं होता। ओके, ठीक हो गया। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा गैस्ट्रोसाइसिस का, ओके, एसोसिएटेड विद ओलिगोएड्रोमियास। ओके, सही हो गया, मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज नहीं होती। ओके, कैरियोटाइपिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरियोटाइपिंग इज करेक्टली मैच, तो कौन से सही से मैच की है, वो 47XXY क्लाइनफेलर सिंड्रोम होती है। ट्राइसोमी 13 आपका पैटी होता है, ट्राइसोमी 18 आपका एडवर्ड होता है, डाउन वाला 21 होता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंटीनेटल ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है, तो एंटीनेटल है सीवियर
वॉमिटिंग है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है तो इसमें क्या नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस नहीं हो सकते। ओके, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो कौन सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नहीं रख सकते। ओके, रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी है, लेट ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट नहीं करती होती, आखिरी ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट नहीं करती होती। ओके, एक फीमेल है उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन, फीवर है, फाइब्रॉइड है लोअर सेगमेंट में जिसमें रेड डिजनरेशन हो रही है, तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में रेड डिजनरेशन होती है तो आपने रेस्ट और एनाल्जेसिक्स आपने देने होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि यूरिन एनालिसिस किया तो बैक्टीरिया यूरिया मिल रहा है तो कौन सी एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्विनोलोन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सिफ्लेक्सिन अमॉक्सिलिन नाइट्रोफुरेंटोइन ये दे सकते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया के बारे में क्या बात ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया में है कि ओके तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 97 का होगा, बीटा होगा क्योंकि प्री टर्म लेबर करा सकते होते हैं। ओके, मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है आपका इकोलाई होता है, ठीक हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हेरिडेटरी फॉर्म ऑफ थ्रोम्बोफिलिया, तो जो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है ये एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया में आता है। रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आर ऑल एक्सेप्ट, तो कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं होता थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का यहाँ पर होगा, प्री टर्म लेबर इंक्लूडेड नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि रेटिनस एंड स्वेलिंग ऑफ लेग्स है, डीवीटी का सस्पिशियस है तो आपने कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड कराना होता है। डिस्निया, चेस्ट पेन, टैकीकार्डिया हो रहा है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए वी ओवर क्यू स्कैन कराना है। मेडिसिन में सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के लिए थ्रोम्बोपोरफाइलेसिस किस वाले में देंगे जिसमें प्रीवियस हिस्ट्री होगी वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की और थ्रोम्बोफिलिया की। इसके बाद है कि यूनिलैटरल स्वेलिंग है लेग की, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन दी गई है आफ्टर द कंफर्मेशन और डायग्नोसिस, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन की लॉन्गर हाफ लाइफ होती है एज कम्पेयर टू अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन। ओके, इसके बाद 104 पे आ जाते हैं, सी सेक्शन हुआ है तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना होता है, अर्ली एम्बुलेशन करनी होती है, डीवीटी की प्रिवेंशन ये। ओके, एंटीपार्टम हेमरेज की डेफिनेशन क्या है, ब्लीडिंग होती है आफ्टर द 24 वीक्स। ओके, ठीक हो गया, टिल द डिलीवरी ऑफ बेबी, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बीटा होगा 105 का। 106 पे चलते हैं, मॉर्बिड एडहेरेंस ऑफ प्लेसेंटा विद मायोमेट्रियम, अगर एंडोमेट्रियम होता है तो हम लिखते हैं इनक्रीटा और ओके सही हो गया, तो सॉरी एकरीटा बोलते ए पहले आता है, अगर मायोमेट्रियम तो इनक्रीटा और लास्ट में आएगा परक्रीटा, एकरीटा इनक्रीटा परक्रीटा आ जाएगा। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। ओके, टाइप 2 पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, तो बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, लोअर सेगमेंट सी सेक्शन आपने करना होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद 108 पे आ जाते हैं, 108 में है कि ओके लास्ट 10 आवर्स में है 6 सेंटीमीटर डायलिटेशन है, गश और ब्लड निकला है और फीटल ब्रेडिकार्डिया हो गया, तो 108 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ओके वाजा प्रीविया होगा। ओके, कौन से एपीएच में माँ को नुकसान नहीं होता, वाजा प्रीविया में माँ को नुकसान नहीं होता। ओके, सी सेक्शन परफॉर्म किया गया फॉर द मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, तो प्लेसेंटा परक्रीटा हो गया, परक्रीटा मालूम हुआ तो परक्रीटा के लिए ब्लीडिंग बहुत सारी होगी तो आपने सिजेरियन हिस्टेक्टमी करनी होती है। ओके, हैवी पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग है, फीटल इन ट्रांसफर्स लाई है। ओके, ठीक हो गया, पेनलेस है तो प्लेसेंटा प्रीविया होगा। ओके, ठीक हो गया। मेजर साइन सजेस्टिव ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शन, तो जो हार्ट एंडर यूट्रस होता है प्लेसेंटल अब्रप्शन को इंडिकेट करता होता है। ओके, सही हो गया। एक फीमेल है जिसको प्लेसेंटल अब्रप्शन है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, हाइड्रोजेनिक प्री मैच्योरिटीज का ताल्लुक नहीं होता प्लेसेंटल अब्रप्शन से, बाकी सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती होती है। ओके, क्लियर। इसके बाद 1114 पे चलते हैं। 1114 में पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग है, प्लेसेंटा प्रीविया है, तो प्लेसेंटा प्रीविया के मैनेजमेंट में अब वो दूर गांव से आई है तो आपने घर नहीं भेजना। ओके, 115 पे चलते हैं। 115 में है कि अच्छा ये तो सॉरी 115 में है कि पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग है, प्लेसेंटल अब्रप्शन है, तो बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, आप देखो 36 वीक्स पे है और फीटस डेड हो चुका है। फीटस अगर डेड हो चुका है तो आपने कोगुलोपैथी कंट्रोल करनी है और इंडक्शन ऑफ लेबर आपने करना होता है। ओके, ठीक हो गया। तो कौन से इवेंट में आपने RH एंटीबॉडी का प्रोफाइलैक्सिस नहीं देना होता, अगर स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस है तो आपने RH एंटीबॉडी नहीं देनी होती। ओके, अगला सवाल है कि देखो माँ को ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, RH आइसो इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपने एंटी-डी कब देनी होती है, ओके मदर को विद इन द 72 आवर्स आपने देनी होती है। ओके, सही हो गया, विद इन द 72 आवर्स ना एंटी-डी देनी होती है ताकि एंटीबॉडीज ना बने। 118 पे आ जाते हैं, RH पॉजिटिव फीटस है, कितना ब्लड चाहिए फीटल ब्लड का कि एंटीबॉडीज बन जाए, तो वो 0.25 ml होता है। ओके, क्लियर, याद करना क्लियर टेस्ट में भी 250 इंटरनेशनल यूनिट देते होते हैं, तो इस वैल्यू का रट्टा मार लेना। 119 पे चलते हैं, नॉन इन्वेसिव टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ फीटल एनीमिया, तो जो नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है फीटल एनीमिया के लिए, ओके कोर्डोसेंटेसिस तो इन्वेसिव होता है। ओके, नॉन इन्वेसिव अम्बिलिकल आर्टरी क्या होगा, ओके सॉरी मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर होगा, अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर तो FGR में लेते हैं, जबकि यूट्रन आर्टरी का डॉपलर प्रीक्लैम्शिया में लेते होते हैं। ओके, बी नेगेटिव मदर है। ओके, CTG में रिड्यूस बी टू बीट वेरिएबिलिटी और साइनसॉइडल पैटर्न है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है, फीटल एनीमिया को इंडिकेट करता है। फॉर द डिटेक्शन ऑफ फीटल ब्लड सेल्स, ओके फीटल ब्लड सेल्स मैटरनल सर्कुलेशन में आया तो कौन सा टेस्ट करेंगे, हम क्लियर टेस्ट करेंगे। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं।
ओके तो एक फीमेल आई है जो RH सेंसिटाइज है, ओके, फॉर इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफर है ना, तो ब्लड ट्रांसफर में सब चीज़ें होनी चाहिए सिवाय चार्ली के नहीं। चार्ली में जो HB है वो आपको कितना होना चाहिए, HB 30 ग्राम पर होना चाहिए, 30 ग्राम पर डेसीलीटर। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक बेबी डिलीवर हुआ है RH सेंसिटाइज मदर से, सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, इंडायरेक्ट कॉम टेस्ट नहीं कर सकते। इंडायरेक्ट कॉम टेस्ट माँ के ब्लड में करेंगे फॉर डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज, ओके, सही हो गया। ओके तो ये आप RH एंटीबॉडीज को पता लगाने के लिए करते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल ब्लड ग्रुपिंग, तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका था ब्लड ग्रुपिंग के लिए कौन सा था, सेल्फ फ्री फीटल DNA इन द मैटरनल ब्लड। ओके इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 मल्टीपल प्रेगनेंसी पोस्ट टर्म लेबर वाला। ओके तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में क्या बात ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स होते हैं। ओके सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके तो नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। अच्छा 126। अच्छा मोनोकनियोनिक ट्विंस में जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं इनके आगे मजीद सब डिवीजन्स होती है डिपेंडिंग अपॉन जो जाइगोट की डिवीजन क्या, फर्टिलाइज ओवम की डिवीजन कब हुई है। अगर डिवीजन कहने का मतलब है 3 दिन में हो गई है तो ये डाइकोनियोनिक डायमनियोटिक होते हैं। अगर 3 से लेकर 7 दिन में या 4 से लेकर 7 दिन में हुई है तो आपने रट्टा मार लेना है कि क्या होगी, मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक होगा। अगर 7 से लेकर ओके ठीक हो गया, ये आपने डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके ठीक है, और अगर 8 से लेकर 12 में हुई है तो मोनोकोरियोनिक मोनोमनियोटिक होगा, और अगर 13 दिन के बाद हुई है तो आपने क्या रट्टा मार लेना है कि क्या होगा, कंजॉइंटिन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक ड्रग ली गई है जिसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसी है, तो वो क्लोमिफेन से ट्रेड होती है जिसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है। ओके एक फीमेल है जिसको ट्विन प्रेगनेंसी हुई है तो ट्विन प्रेगनेंसी में कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी नहीं होगी बल्कि प्री टर्म लेबर हो सकता है। ओके डिटर्मिनेशन ऑफ कोरियोनिसिटी, कोरियोनिसिटी के लिए कौन सा स्कैन होता है, वंस अगेन वही आपका डेटिंग स्कैन होता है, 11 वीक ऑफ जेस्टेशन पे करते होते हैं। एक फीमेल है जिसके डाइकोनियोनिक ट्विन है, फीटल फर्स्ट ट्विन में जो फीटल कार्डिक एक्टिविटी एब्सेंट है, सेकंड ट्विन अलाइन है, तो आपने क्या करना है, आपने DIC को मॉनिटर करना होता है। ओके DIC को मॉनिटर करना और डिलीवरी करनी है एज क्लोज टू द टर्म। ओके जो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन है ट्विन प्रेगनेंसी में सब में इंडिकेटेड है, किसमें इंडिकेट नहीं करेंगे। ओके तो कब इंडिकेट नहीं करेंगे सिजेरियन सेक्शन। ओके तो बेस्ट ऑप्शन इज अगर प्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ट्विन इज ब्रीच, यहाँ पे वजाइनल डिलीवरी कर सकते होते हैं। ओके 132 पे आ जाते हैं। मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी है, कौन सी फीटल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सिंड्रोम हो सकता है। ओके या फिर ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। ओके मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी या ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है तो डायग्नोस्टिक फीचर क्या नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड पर कॉन्कॉर्डेंट ब्लेडर नहीं होगा, डिस्कॉर्डेंट ब्लेडर होगा। बाकी सिंगल सेक्स ओलिगोएड्रोमियास, सिंगल प्लेसेंटल मैस, हीमोडायनेमिक कार्डिक कंप्रोमाइज देखने को मिलता होता है। ओके ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम है, एक में ओलिगोएड्रोमियास है दूसरे में पॉलीहाइड्रोमियास है। ओके और डोनर का जो ब्लेडर है वो विजिबल नहीं है, अगर विजिबल होता तो स्टेज 1 था, विजिबल नहीं है, और डॉपलर भी नॉर्मल है तो स्टेज 2 आ जाएगा। ओके ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सिंड्रोम में क्या होता है, ओके क्या नहीं होता, पॉलीहाइड्रोमियास नहीं होता, ओलिगोहाइड्रोमियास पॉलीहाइड्रोमियास नहीं होगा, एनीमिया पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाता होता है। ओके तो कौन सा ओके विच आर द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग इंट्रापार्टम ऑफ ट्विन डिलीवरी। ओके ट्विन डिलीवरी में क्या आपने अवॉइड करना होता है। ओके लाइक आप इधर आ जाते हैं इंटरनल प्रोटैलिक वर्जन ऑफ फर्स्ट ट्विन का आपने इंटरनल प्रोटैलिक वर्जन कभी भी नहीं करना होता। ओके आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट ट्विन जो सेकंड ट्विन होता है 15 मिनट के अंदर आ जाता होता है। अगर फर्स्ट ट्विन आ गया है सेकंड ट्विन ट्रांसफर लाई है तो इंटरनल प्रोटैलिक वर्जन कर सकते होते हैं। प्री टर्म लेबर का जो इंसिडेंस होता है वो कितना होता है, 10% होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट एन इनहिबिटर ऑफ मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो जो होता है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कौन सा इनहिबिटर नहीं होता। ओके बेस्ट ऑप्शन इज PGE2 है। प्री टर्म लेबर इज लेस कॉमन इन फीमेल, ओके जो कि हाई पैरिटी होती है उसमें लेस कॉमन होता है। ओके सिजेरियन सेक्शन हुआ 32 वीक्स पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रीटर्म लेबर, तो प्रीटर्म लेबर का कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं होगा, प्रीवियस सी सेक्शन कभी भी रिस्क फैक्टर नहीं होता प्रीटर्म लेबर का। रिस्क फैक्टर फॉर प्रीटर्म लेबर आर ऑल एक्सेप्ट, तो सर्वाइकल कॉटराइजेशन इसकी वजह से प्रीटर्म लेबर नहीं होता। प्रीटर्म लेबर में कौन सा पैरामीटर डायग्नोस करने के लिए नहीं करेंगे। ओके तो स्टेशन एट -1 इसका कोई रोल नहीं होता प्रीटर्म लेबर के अंदर। एक फीमेल है जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने की वजह से क्या होगा, पेरिनेटल मोर्टेलिटी कम हो जाएगी ड्यू टू RDS। ओके सही हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं 146 पे आ जाते हैं। 146 तक प्रीटर्म लेबर है तो जो टोकोलिटिक्स होती है वो निफिडिपिन प्रेफर की जाती होती है। ओके जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है टोकोलाइसिस विद बीटा एगोनिस्ट, तो बीटा एगोनिस्ट की वजह से क्या नहीं हो सकता, हाइपरकलीमिया नहीं होगा, हाइपोकलीमिया होगा। ओके तो इसके बाद है कि एंडोमेथासिन दिया गया, एंडोमेथासिन की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगी, एंडोमेथासिन की वजह से ओके पल्मोनरी हाइपोटेंशन डेवलप नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें हो सकती है लाइक प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस है, रीनल एजेनेसिस है। एक प्रीटर्म लेबर है, प्रीटर्म लेबर में कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है फॉर द यूज ऑफ टोकोलिटिक्स, तो टोकोलिटिक्स अगर है तो आपने प्लेसेंटल अब्रप्शन में कभी भी आपने टोकोलिटिक्स इस्तेमाल नहीं करने, अदरवाइज ब्लीडिंग बहुत सारी होगी। ओके प्रोफाइलैक्टिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक होती है फीमेल में। ओके अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो मैटरनल इन्फेक्शन रेट रिलेटिवली कम हो जाता है, ये स्टडीज परफॉर्म की गई थी। 151 में आ जाती है प्रीडिक्शन फॉर द प्री टर्म लेबर, कि ये चेक करना है कि कितना चांसेस है प्री टर्म लेबर के, तो आपने क्या देखना है, ओके स्क्रीनिंग ऑफ बैक्टीरियल वजाइनोसिस इन सर्वाइकल सिक्रेशन। ओके बाकी सारे ऑप्शन गलत है। इसके बाद है कि ड्यूरिंग लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट एडवाइजेबल। ओके 33 वीक्स पे आपने क्या एडवाइस नहीं करना, रूटीन यूज ऑफ वैक्यूम एक्सट्रैक्टर, ये आपने एडवाइस नहीं करने होते। ओके सही हो गया।
ओके आगे चलते हैं हम। वैक्यूम एक्सट्रैक्टर नहीं करने होते। इसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपने इलास्टिक कप इस्तेमाल करने होते हैं। 153 पे आ जाते हैं। 153 है कि जो प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं आरडीएस के, वो कौन सा नहीं है, इंसुलिन नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन, आरडीएस वाला प्री मेच्योर बेबी पैदा हुआ है तो कौन सी शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है। ओके ठीक हो गया। एक फीमेल है जिसको 2 प्री टर्म लेबर हो गया तो नेक्स्ट चांसेस कितने हैं प्री टर्म लेबर के डेवलप होने के, तो आपने रट्टा मार लेना है कितने होते हैं, 6.5 होते हैं। ओके प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म लेबर जो सर्वाइकल सर्कुलेज की क्या इंडिकेशन नहीं होती, सर्वाइकल डायलेटेशन विद कॉन्ट्रैक्शन, इस केस में आपने नहीं देना होता। ओके इसके बाद है कि प्राइमरी ग्रेविडा जिसको प्री टर्म लेबर है 34 वीक्स पर। ओके ठीक हो गया। सर्विक्स फुली डायलेटेड है लास्ट 2 आवर्स से, अगर फुली डायलेटेड है तो आपने किस तरफ लेके जाना है, आपने इसको ओके रिगली आउटलेट फोर्सेस से आपने डिलीवर करना होता है। ठीक हो गया। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या हो गया, काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया है। ओके एक पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में क्या चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, एब्सेंस ऑफ स्काल, फिर ये नहीं होता। ओके एक फीमेल है जिसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है लेकिन वो इंडक्शन के लिए राजी नहीं हो रही, तो एंटीपार्टम फीटल सर्विलेंस कौन सी नहीं करेगी। ओके सही हो गया। तो जो एंटी है वो फीटल स्काल ब्लड सैंपलिंग का ये नहीं करते होते पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में। इसके बाद 162 है कि फीमेल है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हो सकती। ओके तो आरडीएस नहीं हो सकता क्योंकि वो प्री टर्म में कॉमन नहीं होता। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर एंड द फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ओके तो एक है तो कोई हाइपरटेंशन की केस की फीमेल है, उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है यानी मॉडरेट हाइपरटेंशन है, और प्रोटीन यूरिया भी है लेकिन 12 वीक्स पर प्रेजेंट हुई है। डैट मीन्स क्रॉनिक हाइपरटेंशन सुपर इम्पोज बाय प्री क्लैम्शिया होगा। ओके प्री क्लैम्शिया को डायग्नोस करने के लिए जो प्रोटीन यूरिया है वो मोर देन 300 मिलीग्राम पर 24 आवर्स होना चाहिए। रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है प्री क्लैम्शिया के लिए, तो प्री क्लैम्शिया के लिए कंसेप्शन आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज ये नहीं होता। ओके इसके बाद है कि प्री क्लैम्शिया के लिए प्री क्लैम्शिया में कौन सी चीज़ बढ़ जाती है माँ की सर्कुलेशन में, तो वो SFT है, सॉल्युबल FMS लाइक टायरोसिन काइनेस 1 होता है। ओके ये प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और VEGF को कम कर देता है। इसके बाद है कि अगर BP 150/100 है और स्पोर्ट प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो, अब रेशो तो रेशो कितनी आनी चाहिए, 30 मिलीग्राम पर नैनोमोल है, तो उसका 167 का जो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली होगा। ओके इसके बाद है कि 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में फीमेल आई है, नाइस गाइडेंस के मुताबिक कौन से ड्रग देगी। ओके अब हाइपरटेंशन है प्री क्लैम्शिया, तो ड्रग चॉइस क्या होगी, लैबिटोलॉल होगी। ओके आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को किससे अच्छे से मैच किया हुआ, कौन सा साइड इफेक्ट, तो जो हाइड्रोलेजिन है उसकी वजह से माँ में हेडेक आपको देखने को मिल सकता होता है। एक फीमेल है 32 वीक्स पे आई है, उसको प्री क्लैम्शिया हुआ है। ओके ठीक हो गया। तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन आप कराएंगे, तो 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन्स कराएगा ताकि क्वान्टिफाई करे कितना डैमेज है। जो चौथा फॉलोइंग ड्रग कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, तो इंसुलिन हो चाहे शॉर्ट एक्टिंग हो लॉन्ग एक्टिंग वो नहीं कर सकती होती। ओके एक फीमेल है प्री क्लैम्शिया की एक्टिव लेबर में है, तो कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एर्गोमेट्रिन आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी होती। एक फीमेल है जिसको हेडेक है, ब्लरिंग ऑफ विजन और एपिगैस्ट्रिक पेन है, दैट मींस वो इंपेंडिंग इक्लेम्शिया की ओके इक्लेम्शिया उसमें हो सकता है। ओके सही हो गया। तो आपने आईवी एंटी हाइपरटेंसिव मैग्नीशियम सल्फेट देना है और डिलीवरी करनी है आफ्टर द स्टेबलाइजेशन। ओके इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 वीक्स पे एक फीमेल आई है हाई डिपेंडेंसी यूनिट में, तो जो डेली फ्लूइड इंटेक है वो कितनी होनी चाहिए, रट्टा मार लो 80 ml पर आवर होनी चाहिए। ओके प्री क्लैम्शिया वाले पेशेंट पे मैग्नीशियम सल्फेट दी गई है। मैग्नीशियम सल्फेट में आपने कब मॉनिटर करना, जब यूरिन आउटपुट कम हो, 20 ml से कम हो। ओके सही हो गया। इसके बाद है कि जो इक्लेम्टिक पेशेंट है, जो मैग्नीशियम सल्फेट की इन्फ्यूजन आपने 24 घंटों तक आपने चलानी होती है। इसके बाद 177 है टॉनिक क्लॉनिक फिट्स है, क्लैम्शिया वगैरह हो रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट दी गई है कंट्रोल के लिए, तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो हाइपोकैल्सीमिया होता है। डेट इज बाय 10% सोल्यूशन ऑफ 10 ml कैल्शियम ग्लूकोरेट आपने इस्तेमाल करना है इन केस ऑफ एंटागोनिज्म। ओके ठीक हो गया। पोस्ट नेटल डिप्रेशन मेथालडोपा की वजह से देखने को मिलता होता है। बीपी देखो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, प्रोटीन यूरिया है, और हेल्प सिंड्रोम बताया हुआ है कि प्लेटलेट्स का हिमोलिसिस एलिवेटेड लिवर एंजाइम है। तो हेल्प सिंड्रोम में आपने क्या करना होता है, ओके हेल्प सिंड्रोम में आपने ओके कौन सा आपने नहीं करना होता। ओके तो आपने लाइक आप कह सकते हो कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया आपके कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हेल्थ सिंड्रोम में। 180 में आ जाती है मैटरनल मोर्टेलिटी होती है ड्यू टू इक्लेम्शिया, तो उसको डायरेक्ट कॉजेज के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इक्लेम्शिया वाले पेशेंट में वो क्या होती है, सेरिब्रल हैमरेज आपको देखने को मिलता होता है। ओके एक फीमेल है जिसको सीवियर प्री इक्लेम्शिया प्रीवियस प्रेगनेंसी में है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो लो डोज एस्पिरिन लेगी। ग्लोबली मेजर काज ऑफ FGR, तो जो FGR होता है वो मैटरनल मैलन्यूट्रिशन की वजह से देखने को मिलता है। जो एसिमेट्रिकल IUGR होता है ये आपको प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। सिमेट्रिकल क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज की वजह से होता है। IUGR और SGA को डिफरेंशिएट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर नॉर्मलीज आपने देखनी होती है। IUGR के बारे में क्या बात ठीक है, ओके तो IUGR में आपने रट्टा मार लेना है कि जो लाइकर वॉल्यूम इन प्रेगनेंसी में कम हो जाता है क्योंकि हाइपोक्सिया होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ब्रीदिंग की तरफ ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद मेडिकल डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी है, एक फीमेल है प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक में आई है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, तो कब कंसीव करना रीनल ट्रांसप्लांट के बाद, तो आपने रट्टा मार लेना 2 साल के बाद आपने करना होता है। कौन सी इम्यूनोसप्रेसेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, माइक्रोफिनोलेट मॉर्फिटेल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ओके
ओके। एक फीमेल है जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ओके, तो प्रेगनेंसी की वजह से जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है उसके चांसेस कितने होते हैं, वो आपके 2% तक होते हैं। देखो 2 साल तक और 2% तक, इसको रट्टा मार लेना। रीनल ट्रांसप्लांट है तो फीटस में कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती, ओके। तो फीटस में आपको लाइक 190 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ओके। मैक्रोसोमी नहीं हो सकता, वो तो डायबिटीज़ की वजह से देखने को मिलता होता है। रीनल ट्रांसप्लांट 4 साल पहले से हुआ है तो क्या मोड ऑफ डिलीवरी होगा, तो मोड ऑफ डिलीवरी होगा, ओके ओके। तो मोड ऑफ डिलीवरी करते वक्त आपने ट्रांसप्लांट सर्जन का होना जरूरी है क्योंकि किडनी पेल्विस में डाली हुई है। इसके बाद है कि प्री कंसेप्शनल क्लिनिक में आई है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए टू गेट ऑप्टिमम आउटकम इन प्रेगनेंसी, ओके। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा 192 का क्या होगा, फास्टिंग कैपिलरी लेवल 5.3 होना चाहिए और जो 1 आर है आफ्टर मील वो 7.8, मतलब 95 और 140, इसको रट्टा मार लेना, 95 और 140 है। कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन डायबिटिक में बढ़ जाती होती है, अगर HbA1c क्या होगा 10% होगा, इन्हें काफ़ी ज़्यादा HbA1c होगा तो कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ बढ़ जाती होती है, ओके। HbA1c आइडिया बताता होता है आपको 8 से लेकर 12 हफ्तों का बताता होता है, यानी 3 महीनों का बताता होता है। इसके बाद है कि कौन सा टेस्ट हम स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे GDM के लिए, तो GDM के लिए पहले आप ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होता है, फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ओके। द इंडिकेशन ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आर ऑल एक्सेप्ट, तो जो कौन सी इंडिकेशन नहीं होगी, एनेन्सेफेलिक बेबी है तो सॉरी G2P1 है, प्रीवियस सी सेक्शन ड्यू टू फीटल डिस्ट्रेस, इसमें नहीं कराते होते, ओके। अब एक फीमेल है जो कि GDM की केस HbA1c 6% है तो फीटस में कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती, ओके। GDM की वजह से तो ओके, तो कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गेनोजेनेसिस हो चुकी होती है। एक फीमेल है जिसको डायबिटीज़ है, ओके, 10th वीक पे आई है तो क्या एंटीपार्टम मैनेजमेंट में क्या सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, ओके। लो डोज एस्पिरिन आपने प्रेफर करनी है, ओके, ठीक हो गया, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ प्रीक्लैम्सिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि फीमेल आई है, स्क्रीनिंग ऑफ GDM है तो नाइस गाइडेंस के मुताबिक 5 से 7-8 को रट्टा मारना है, फास्टिंग लेवल 5.6 और जो 2 आवर्स OGTT है वो 7.8 होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 4.2 kg का बेबी डिलीवर हुआ है, यानी इसको मैक्रोसोमिया हुआ है तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। इसमें लाइक आप कह सकते हो कि हाइपरबिलिरुबिनीमिया आपको देखने को मिल सकता है इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि डायबिटिक वाली फीमेल है, ओके, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है प्रेगनेंसी में, कौन सी डेवलप नहीं होगी, ओके, ठीक हो गया। तो बेस्ट ऑप्शन इज, ओके, बेस्ट ऑप्शन इज बैक्टीरियल वजाइनोसिस डेवलप नहीं होगी। आगे 202 में आ जाती है, जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है कब बढ़ जाती है, एट द टाइम ऑफ लेबर बढ़ जाती होती है, ओके। आइडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया तो वह 4 to 7 मिलीमोल पर लीटर होता है, ओके। 204 पे आ जाती है, 204 में आके व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द टाइमिंग एंड मोड ऑफ डिलीवरी डायबिटीज मेलाइटिस में, ओके। GDM वाले में आपने कब करनी होती है, ओके। टाइप 2 है, ओके, इंसुलिन देनी और इंडक्शन ऑफ लेबर 38 वीक्स पे आपने करना होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज ऑफ प्रेगनेंसी ऑन थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड पे क्या फिजियोलॉजिकल प्रेगनेंसी में चेंज आपको देखने को मिलेगा, ओके, सही हो गया। तो इसमें जो आयोडीन लेवल्स होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं, ओके, सही हो गया। 205 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 205 का बेस्ट ऑप्शन होगा डेल्टा होगा। 206 पे आ जाते हैं, हाइपोथायराइडिज्म की फीमेल होती है तो उसके बारे में क्या बात ठीक है, तो थायरोक्सिन को आपने चलाना होता है, ओके, थायरोक्सिन, ओके, ठीक हो गया, स्टॉप नहीं करना होता। तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा 206 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, थायराइड फंक्शन है उसको आपने हर ट्राइमेस्टर में रिपीट करना होता है, ओके। तो हाइपर थायराइडिज्म की फीमेल है तो कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ओके। कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट उससे सही से मैच किया हुआ है, ओके, सही हो गया। तो जो कहने का मतलब है प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ओके, प्रोपाइल थायोयूरेसिल क्या कराती है, फीटल हाइपोथायराइडिज्म करा देती है क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। ब्रोमोक्रिप्टिन है, ब्रोमोक्रिप्टिन, ओके, एक फीमेल है जो कि कंसीव कर गई है आफ्टर टेकिंग डोपामिन एगोनिस्ट ड्यू टू मैक्रोटिनोमा, तो कौन सा आपने मॉनिटर करना होता है, विजुअल फील्ड्स आपने देखनी होती है इसको मॉनिटर करने के लिए, ओके, सही हो गया। 210 पे आ जाती है, 210 में है कि योर्टिक स्टेनोसिस वाली पेशेंट है वो के कंसीव करना चाह रही है, ओके, ठीक हो गया। लेकिन जब वो रेस्ट करती है तो ठीक है, लेकिन रोज बना के काम करने से उसका डिस्निया बढ़ जाता है, डेट मीन स्टेज 2 में बिलोंग करती है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपने ईसन मैंगर सिंड्रोम में करानी होती है। एक फीमेल है जिसमें स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है तो उसके वही स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट बेबी में होने के चांसेस कितने होती है, बेबी में होने के चांसेस 2 से लेकर 4% तक आपको देखने को मिलते होते हैं, ओके, ठीक हो गया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल कार्डिक एब्नॉर्मैलिटीज, इसके लिए आपने क्या करानी होती है, इकोकार्डियोग्राफी आपने करनी होती है, ओके। एक प्राइमरी ग्रेविड है जिसमें प्रोस्थेटिक वाल्व की सर्जरी हो चुकी है 3 साल पहले, तो आपने क्या करना होता है, आपने प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स लेनी होती है टू प्रिवेंट एंडोकार्डाइटिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वारफेरिन है, तो जो वारफेरिन होते हैं वारफेरिन के बारे में क्या बात ठीक है, ओके। तो वारफेरिन क्या कराती है, वारफेरिन के बारे में कि हाइपोप्लेजिया ऑफ नोज, सैडल नोज डिफॉर्मिटी करा सकती होती है, ओके। एक फीमेल है माइटोसिनोसिस की एक्टिव लेबर में है तो आपने सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करना होता है बल्कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाना होता है, ओके। तो कौन सी इंटरवेंशन विल हेल्प टू मैनेज हर सेकंड और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, अगर किसी को एयोर्टिक स्टेनोसिस है तो आपने क्या करना होता है,
ओके तो इसमें आपने लाइक बेस्ट ऑप्शन इज कि लो डोज ऑफ सिंटोसिन, लो डोज इन्फ्यूजन ऑफ सिंटोसिन आपने ये करनी होती है। ओके सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को आपने शॉर्ट रखना होता है और आपने आर्टरी फोर्सेप आपने इस्तेमाल करना होता है। तो लो डोज इन्फ्यूजन ऑफ ओके सिंटोसिन है। कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है वैक्सीनेशन, कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में? मीजल्स होती है। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीनेशन को आपने प्रिवेंट करना होता है। एक फीमेल है प्राइमरी ग्रेविडा जिसको एस्थमा है, ओके ठीक है, तो उसमें उसके बेबी में कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हो सकती? ओके एस्थमा वाले में आपको प्रीक्लैम्पशिया नहीं देखने को मिल सकता, बाकी सारी ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो सकती है। ओके एक फीमेल पेशेंट है जिसके एस्थमा है, जो कि साल्ब्यूटामोल ले रही है, तो बेस्ट मैनेजमेंट प्लान फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी क्या होगा? ओके कंपनी सेम ड्रग्स को कंटिन्यू करे। ओके एस्थमेटिक पेशेंट में कौन से ड्रग्स सेफली दे सकते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम दे सकते होते हैं। एक फीमेल है जो कि एंटी ट्यूबरकुलोटिक थेरेपी ले रही है, एटीटी ले रही है, तो उसमें आपने कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में? वो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग 7 साल से ले रही है। ओके काउंसलिंग के बारे में आपने क्या बताना है? ओके ठीक हो गया, तो ये बताना है कि जो रिस्क ऑफ डेवलपिंग एपिलेप्सी है वो 4% तक आपको देखने को मिलता होता है सेम डिजीज वापस आने का। कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग टेराटोजेनिक नहीं होती? ओके जो टेराटोजेनिक नहीं होती वो बेंजोडाइजेपिन है, वैसे बुक में लैमोट्रेजिन भी लिखा हुआ है। ओके द इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू, जो प्रेगनेंसी में प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इरिथ्रोसाइट। ओके ठीक हो गया। इसके बाद डेली आयरन रिक्वायरमेंट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी होती है आयरन रिक्वायरमेंट? 4 मिलीग्राम होती है, सेम जो आपने फोलिक एसिड का रट्टा मारा हुआ था। ओके क्लियर। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर MCV भी कम है, MCH भी कम है। ओके सही हो गया, और MCHC भी कम है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को इंडिकेट करता होता है। इसके बाद है कि अगर MCHC नॉर्मल है तो ये थैलासीमिया को इंडिकेट करता होता है। ओके 228 का क्या होगा? थैलासीमिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके अगर HB 8.4 है, HB कम है, बीटा थैलासीमिया माइनर है। ओके और हस्बैंड भी कैरियर है बीटा थैलासीमिया का, तो थैलासीमिया मेजर होने के चांसेस कितने ज़्यादा हो गए? ओके 25% चांसेस है उनके थैलासीमिया मेजर के। ओके अगर माइल्ड एनीमिया है, थैलासीमिया वाली पिक्चर है, उसको डायग्नोस करने के लिए क्या कराना है? अल्फा थैलासीमिया को डायग्नोस करने के लिए आपने सीरम फेरेटिन लेवल्स, ओके सॉरी ग्लोबिन चेन सिंथेसिस स्टडीज आपने करानी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने का कोई फायदा नहीं होता। ओके ठीक हो गया। एक फीमेल है थैलासीमिया माइनर किया, तो कौन सी चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है थैलासीमिया वाले पेशेंट में? तो आपने कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है पारेंटियल आयरन थेरेपी होती है। तो द फॉलोइंग वैल्यू इज इंक्रीज इन द प्रेग्नेंट फीमेल हैविंग एनीमिया ड्यू टू थैलासीमिया माइनर, तो सीरम फेरेटिन के लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलते होते हैं। ओके फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड को आपने बढ़ाना होता है सारी कंडीशन में, सिर्फ किस कंडीशन में आपने बढ़ाना नहीं होता? ओके तो बेस्ट ऑप्शन इज प्लेसेंटल अब्रप्शन, इसमें आपने फोलिक एसिड को नहीं बढ़ाना होता। सिकल सेल एनीमिया की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगी? ओके सिकल सेल एनीमिया की वजह से लाइक हम कह सकते हैं प्रीक्लैम्पशिया वगैरह। ओके सॉरी जेस्टेशनल डायबिटीज ये नहीं होती। ओके एक पेशेंट है सिकल सेल एनीमिया की डायग्नोस केस होती है, इसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी? पाइलोनेफ्राइटिस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके सिकल सेल एनीमिया वाले में। ओके फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के बारे में क्या बात ठीक है? ओके तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में क्या होता है? आरबीसी फोलेट लेवल आपने ज़्यादा अच्छे से कराना होता है क्योंकि ज़्यादा अच्छा मॉनिटर करता होता है। 237 में आ जाते हैं। HB7 है, एनीमिया प्रेगनेंसी है, और 37 भी है, तो आपने क्या करना है? जब 37 पे हो तो आपने क्या मैनेज करना होता है? आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है, पैक सेल ट्रांसफ्यूजन देनी होती है। ओके जो द फॉलोइंग हेमाटोलॉजिकल डिजीज है ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न, तो वन विलिब्रियन डिजीज होता है। ओके ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तो कौन सी इंटरवेंशन इंडिकेट करनी है? ओके तो कोड ब्लड सैंपलिंग आपने इंडिकेटेड होती है आफ्टर द बर्थ डायग्नोस करने के लिए। ओके ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक फीमेल है जिसकी 4 मिसकैरेजेस हो चुकी है, रिकरेंट मिसकैरेज, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में कौन सा इंक्लूडेड नहीं होगा? ओके तो इसमें लाइक इसमें क्या से इंक्लूडेड नहीं होगा? प्री टर्म डिलीवरी इसमें नहीं होती ड्यू टू प्रीक्लैम्पशिया, ये नहीं होता, बाकी सब चीज़ें होती है। जो द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट फीमेल सफरिंग फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस आपने मीथोट्रेक्सेट कभी भी नहीं लेनी होती। ओके एक फीमेल है जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज का ट्रीटमेंट ले रही है। ओके और ड्रग थेरेपी के बारे में पूछ रही है, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज में कौन से ड्रग आपने नहीं लेनी? माइसोप्रोस्टोल नहीं लेनी होती। 243 पे आ जाती है। ओके फीकल ओरल रूट से ट्रैवल होने वाले हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं। हेपेटाइटिस बी के बारे में क्या बात ठीक है? तो हेपेटाइटिस बी में है कि ओके क्लियर लाइक इसके बारे में बेस्ट ऑप्शन होगा लाइक पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, यस स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी का होता है, इसके अलावा HIV का होता है, सिफिलिस का, रूबेला का हमने पढ़ा था। इंट्रापैटिक कोलिस्टेसिस के बारे में क्या बात ठीक है? तो जो OCPs होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द फ्यूचर। ओके सही हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम ओके चैप्टर नंबर 8 पेरीनेटल इन्फेक्शन है। तो पेरीनेटल इन्फेक्शन में रुबेला स्टेटस नेगेटिव है, लेकिन वो रुबेला वैक्सीनेशन मांग रही है। तो रुबेला वैक्सीनेशन क्या है? लाइव वैक्सीनेशन होती है, इसको प्रेगनेंसी में आपने कॉन्ट्राइंडिकेटेड बनाना होता है। 247 है, 247 में है कि IgM पॉजिटिव के बारे में क्या बात ठीक है? ओके ठीक हो गया, यानी रुबेला IgM पॉजिटिव है, रैश भी हो रही है, तो आपने क्या करना होता है? प्रेगनेंसी को आपने टर्मिनेट करना होता है। तो जो द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम, तो कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल सकते होते। ओके सिफिलिस में बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होगा? एंजाइम
इम्यूनो एसे सबसे बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ओके, इसके बाद VDRL आ जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है। ओके, सिफिलिस के बारे में ये है कि ओके सही हो गया। तो सिफिलिस में है कि लाइक FDA ABS ये आपका रिलायबल टेस्ट होता है। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वो कौन सी होती है? अपनी पेनिसिलिन आपने इस्तेमाल करनी होती है। बेस्ट ऑप्शन इज पारेंट्रल पेनिसिलिन आप देनी होती है। साइटोमेगालोवायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो जो साइटोमेगालोवायरस होता है ट्रांसमिटेड होता है यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से होता है। ओके, साइटोमेगालोवायरस में आपको क्या देखने को नहीं मिल सकता? ओके, साइटोमेगालोवायरस में आपको रेनल एजेनेसिस नहीं देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक हो गया। ओके, बाकी सब चीज़ आपको देखने को मिल सकती होती है। ओके, 254 पे आ जाती है टोक्सोप्लाज्मा के बारे में क्या बात? ठीक है, टोक्सोप्लाज्मा में है कि ओके सही हो गया। तो टोक्सोप्लाज्मा है कि स्पायरोमाइसिन ड्रग और चॉइस होती है टोक्सोप्लाज्मोसिस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट 12 आवर है। ओके, स्टेइंग इन द सेम रूम विद चिकन पॉक्स है, तो बेस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? चिकन पॉक्स एक्सपोजर हो गया, तो आपने इसके लिए क्या करना है? आस्क अबाउट हर पास हिस्ट्री ऑफ हैविंग चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स की पास हिस्ट्री आपने पूछनी होती है। चिकन पॉक्स इसके बारे में बेस्ट ट्रू क्या होगी? ओके, ठीक हो गया। तो इसके ड्रग और चॉइस कौन से थे? एसाइक्लोविर होती है। ओके, चिकन पॉक्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक फीमेल है जिसको चिकन पॉक्स है, तो फीटल वैरिसिला सिंड्रोम होने के चांसेस कितने होते हैं? ओके, फीटल वैरिसिला सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं 1% तक होते हैं। ओके, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग द वैरिसिला जोस्टर वायरस? वैरिसिला जोस्टर वायरस है कि अगर रीएक्टिवेट होकर हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन वगैरह करा सकता है। तो 258 का क्या होगा? एलिफेंट होगा। ओके, तो 259 पे आ जाते हैं चिकन पॉक्स है 38 वीक्स पे है, तो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी? ओके, 38 वीक्स पे है। ओके, ठीक हो गया। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? 259 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? डिलीवरी शुड बी डिलेड फॉर 7 डेज। 7 डेज तक आपने डिलेट करनी है। प्रीवियसली 2 सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं, इलेक्टिव सी सेक्शन है, उसको चिकन पॉक्स है, तो बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा? ओके, बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा? ओके, सिजेरियन सेक्शन को आपने इमरजेंसी में रखना विद इन 2 डेज, और आपने न्यू नेट को वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स देनी होती है। ओके, इन दोनों MCQs में डिफरेंस है। लाइक ऊपर देखो उसको 2 सिजेरियन सेक्शन हुए भी है। ओके, सही हो गया। ओके, तो वहाँ पर था अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट डिलीवरी डिलेड फॉर 7 डेज है। ओके, लेकिन उसको अचानक चिकन पॉक्स डेवलप हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैनेजमेंट डिफरेंट है। ओके, सही हो गया। तो 259 का ये हो जाएगा, और इलेक्टिव डिलीवरी था, और यहाँ पे 260 का डेल्टा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन टॉर्च है, तो टॉर्च में कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंक्लूडेड नहीं होता। देखो, स्लैप चीक सिंड्रोम है, IgM एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, तो इसमें क्या चीज़ नहीं देखने को मिल सकती। ओके, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल सकते पैरावो वायरस B19 के इन्फेक्शन में। 263 पे आ जाते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड में आपको मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में फ्लो ज़्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स अनीमिया है। अनीमिया पैरावो वायरस B19 की वजह से होता है। प्लेसेंटा रूट से कौन सा ट्रांसमिट नहीं होता? ओके, ठीक हो गया। ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस से ट्रांसमिट नहीं होता। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन के बारे में क्या बात? ठीक है। ओके, ठीक हो गया। तो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन के बारे में क्या बात? ठीक है। तो ये प्रेजेंस ऑफ मिकोनियम इन द प्रीटर्म फीटस, तो ये इसके क्लिनिकल सस्पिशियस को इंडिकेट करता होता है। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन के लिए जो ड्रग और चॉइस होती है वो एम्पिसिलिन होती है। ओके, एक फीमेल पेशेंट है, उसको मलेरिया, तो कौन से एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी प्रेगनेंसी में? तो आपने सल्फाडॉक्सिन और पैरामिथामिन, या आपने कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब सल्फर ड्रग्स को आपने अवॉइड करना होता है, बिकॉज न्यूनेटल जॉन्डिस करा देती है लास्ट ट्राइमेस्टर में। ओके, सही हो गया। इसके बाद है कि रिगार्डिंग मलेरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू है। ओके, तो जो मलेरिया होता है, ओके, मलेरिया में आपको क्या देखने को मिल सकता है? ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज लाइक एक मिनट, सॉरी, अच्छा, ओके, इट कैन कॉज प्रीटर्म लेबर, यस ये आ जाएगा। अच्छा, द फॉलोइंग इज RNA वायरस, तो जो RNA वायरस होता है वो आपका कौन सा होता है? वो आपका हेपेटाइटिस C वायरस होता है, RNA वायरस होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक फीमेल आई है 38 वीक्स पर विद प्राइमरी हर्पीज इन्फेक्शन है, तो हर्पीज न्यू नेट में जो होने के डेवलपमेंट के चांसेस है, पहले फीटल वैरिसिला सिंड्रोम पड़ा था वो 1% था, तो जो हर्पीज वाला होगा ये भी कितना होगा? ये 1 नहीं होगा, 41 होगा। ओके, एक फीमेल है जो कि जेनिटो यूरिनरी क्लिनिक में आई है, हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन हो चुका है, तो कौन सी इंटरवेंशन ट्रांसमिशन को रिड्यूस करेगी, कौन सा रिड्यूस नहीं करेगी? ओके, तो बेस्ट ऑप्शन होगा अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, ये ट्रांसमिशन को रिड्यूस नहीं करती। बाकी इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन है जेनिटल हर्पीज में, सब में इंडिकेट करेगा, किस में इंडिकेट नहीं करेगी? ओके, बेस्ट ऑप्शन है सेकेंडरी हर्पीज। सेकेंडरी हर्पीज में आपने ओके C सेक्शन आपने नहीं करना होता। रिस्क फैक्टर फॉर अकरेंस ऑफ ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस, रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं होता? ओके, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस में। ओके, तो रिस्क फैक्टर इसमें रिपीटेड वजाइनल एग्जामिनेशन ये नहीं होगा। ओके, सॉरी। ओके, इसके बाद 274 पे चलते हैं। 274 में क्लैमिडिया की स्क्रीनिंग के लिए फीमेल आई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग और चॉइस फॉर दिस फीमेल है, तो जो ड्रग और चॉइस होती है उसके लिए वो इज़ेथ्रोमाइसिन होती है क्लैमिडिया के लिए। ओके, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूटीन स्क्रीनिंग पे या HIV एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो कौन सी HIV की ट्रांसमिशन को रोक सकती है, कौन सा मैयर रोक सकता होता है? ओके, बेस्ट इज एक्सक्लूसिव फार्मूला फीडिंग आपने रखनी होती है। HIV पेशेंट में प्रीकॉशनरी मैयर्स वर्टिकल ट्रांसमिशन को कम कर देते हैं। ओके, कितना % कम कर देते हैं? 2% तक कम कर देते हैं। एक फीमेल HIV पॉजिटिव है, 37 वीक पे आई है, तो जो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन सब में करेंगे, C सेक्शन किस में नहीं करेंगे? ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज वायरल लोड ऑफ लेस देन 50 कॉपीज पर ml, इसमें आपने नहीं करना होता। एक फीमेल है जिसकी वायरल लोड 40 है। ओके, सही हो गया।
एक्टिव लेबर है तो कौन से इंट्रापार्टम इंटरवेंशन करोगे ताकि ट्रांसमिशन रुक जाए, तो आपने क्या करना होता है, अवॉइडेंस ऑफ फीटल ब्लड सैंपलिंग, इससे ट्रांसमिशन रुक जाती होती है। ओके, एक बेबी बॉर्न है HIV पॉजिटिव से है तो द बेस्ट टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन इन द न्यूनेट, तो जो HIV इन्फेक्शन है न्यूनेट को देखने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है, वायरल एम्पलीफिकेशन बाय PCR होता है। ओके, एक पेशेंट है जो IV ड्रग यूजर है, एंटी HCV पॉजिटिव है, तो स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या होगी इसकी। ओके, तो इसके लिए बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगी, इंटरफेरेंस क्या होगी, इंटरफेरेंस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में, एक सरफेस एंटीजन P पॉजिटिव होता है। ओके, तो कौन सी इंटरवेंशन रिड्यूस कर देगी ट्रांसमिशन को, तो आपने क्या करना है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन करनी है। द बर्थ है 1 मंथ और 6 मंथ होता है, तो 281 का क्या होगा, डेल्टा ऑप्शन है। इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी, इनक्यूबेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी का होता है 6 वीक्स लेकर 6 मंथ्स होते हैं। इसी डेफिनेशन को हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस या क्रॉनिक सिरोसिस में हम लेबल करते होते हैं। फीटल हाइड्रोस विटालिस है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, इंट्रायूटरल ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी गई है, तो द मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन है फॉर विच ट्रीटमेंट ऑप्शन एडवाइस करना है। ओके, द बेस्ट ऑप्शन इज ओके पैरावायरस B19 हाइड्रोस विटालिस, इसी की वजह से होता है। क्लियर, ठीक हो गया, तो ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा हमारा। ओके, एक MCQ है 284 आ गया है, हाई ग्रेड फीवर है, रैश है, प्लेटलेट काउंट कम हुए हुए है, IgM पॉजिटिव है, तो कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ओके, तो आपने इंट्रावेनस इंजेक्शन को आपने क्या एपिड्यूरल एनाल्जेसिक को आपने अवॉइड करना होता है, प्लेटलेट काउंट काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके बाद आ जाते हैं नॉर्मल एंड एब्डोमिनल लेबर के अंदर। ओके, तो फीमेल पेल्विस के बारे में क्या बात, ठीक है, फीमेल पेल्विस में रट्टा मार लेना कि फीमेल पेल्विस में जो डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट होता है एंट्रॉइड पेल्विस में ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, तो पेल्विस जो कि बेस्ट होता है वजाइनल डिलीवरी के लिए, तो वो गायनोकॉइड पेल्विस होता है। ओके, जो द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डायगोनल कॉन्जुगेट, जो डायगोनल कॉन्जुगेट होता है ये डिस्टेंस होता है लोअर पार्ट ऑफ प्यूबिक सरफेस से लेकर सैक्रल मोनोमॉन्ट्री तक, प्रेजेंटिंग डायमीटर इन ब्रो प्रेजेंटेशन, तो ब्रो प्रेजेंटेशन में BMV रट्टा मार लेना है, मेंटो वर्टिकल होता है। ओके, ठीक हो गया, 13.5 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन इज करेक्टली मैच विद द डिनोमिनेटर। ओके, रिटन इन फ्रंट। ओके, डिनोमिनेटर कहाँ लिखा था, फेस प्रेजेंटेशन सैक्रम। अच्छा, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ब्रो प्रेजेंटेशन में कोई डायमीटर ही नहीं होता, सॉरी, ब्रो प्रेजेंटेशन में, अच्छा नीचे फेस प्रेजेंटेशन इसमें डायमीटर सैक्रम होगा, सही है। ब्रो प्रेजेंटेशन में कोई डायमीटर आपको देखने को नहीं मिलता होता। ओके, सही हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, डिनोमिनेटर नहीं होता, डायमीटर कह रहा हूँ, डिनोमिनेटर नहीं होता। अब डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर प्रोमिनेंट पार्ट होता है फीटल माल प्रेजेंटेशन पार्ट का, जो फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट का जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। लैंडमार्क यूज फॉर इवैल्यूएशन ऑफ स्टेशन ऑफ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट, तो जो फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट को स्टेशन को देखने के लिए जो लैंडमार्क होता है, ओके, वो आपका स्केल स्पाइन होता है स्टेशन को देखने के लिए। ओके, सही हो गया। ओके, सही हो गया। अगर इसके लेवल पे तो 0 हो जाएगा, इसके ऊपर है तो माइनस, से नीचे है तो वो प्लस आ जाएगा। कंप्रेशन ऑफ फीटल हेड टू रिड्यूस द स्कल डायमीटर ड्यूरिंग द लेबर, तो उसको क्या बोलते हैं, जो कंप्रेशन होता है उसको बोलते हैं मोल्डिंग बोलते होते हैं। ओब्लिक ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, जो ओब्लिक ओपी पोजीशन होती है, ये किसमें देखने को मिलती है, ये आपको एंड्रॉइड पेल्विस में देखने को मिलती है, ओब्लिक। सही हो गया। ओके, क्लियर। इसके बाद 293 पे चलते हैं। 293 में आके रिलेशनशिप ऑफ फीटल पार्ट्स टू वन अनदर, तो उसको बोलते हैं एटीट्यूड बोलते होते हैं। ओके, द पार्ट ऑफ फीटस विच ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस को हम प्रेजेंटेशन पार्ट, ओके, प्रेजेंटेशन पार्ट बोलते होते हैं। ओके, एवरेज बाइपैरेटल डायमीटर ऑफ टर्म फीटस, तो बाइपैरेटल डायमीटर कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है। 296 पे चलते हैं। 296 आके 40 वीक्स पे है फॉर द सस्पिशन ऑफ स्टार्ट ऑफ द लेबर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्पटम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। ओके, तो कौन सा नहीं होता, सर्वाइकल डायलेटेशन ऑफ मोर देन 2 सेंटीमीटर। ओके, ये सिम्पटम नहीं होता ऑनसेट का। ओके, सही हो गया। ओके, ओके, आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं 297 पे चलते हैं। अच्छा, 296 तो हमने पढ़ लिया, सर्वाइकल डायलेटेशन इज द साइन ऑफ लेबर, सिम्पटम नहीं है, साइन है। ओके, अब प्राइमरी ग्रेविटी एक्टिव स्टेज में लेबर में है तो उसका मल्टी ग्रेविटी से क्या डिफरेंस होगा, इसमें जो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में आपको जो स्टेजेस है वो लंबी देखने को मिलती है, तो क्या होगा, इफेसमेंट यूजुअली प्रीसीड्स डायलेटेशन। ओके, सही हो गया। इसके बाद 298 पे आ जाते हैं। 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे प्राइमरी ग्रेविटी आई या प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड है तो कौन सी इंटरवेंशन नहीं कराएंगे, जब अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो आपने एडमिशन करना, बेसलाइन CTG आपकी जरूरत नहीं होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अर्ली लेबर में प्रेजेंट हुई है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जो इंगेजमेंट नहीं हुई तो क्या कौन सा काज नहीं हो सकता इंगेजमेंट का। ओके, ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजीशन, इसकी वजह से इंगेजमेंट आराम से हो जाती है। ओके, सही हो गया। अब एक्टिव फेस ऑफ लेबर के अंदर जो डायलेटेशन होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर होती है। ओके, 1 सेंटीमीटर पर आवर आपको देखने को मिलती होती है। ओके, प्राइमरी ग्रेविटी एक्टिव लेबर में, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर मैनेजमेंट में कौन सी रिकॉर्डिंग्स आपने रिकमेंड करनी है। ओके, सही हो गया। तो बेस्ट ऑप्शन इज ओके मैटरनल BP एवरी 4 आवर्स। ओके, ठीक हो गया। मैटरनल BP को आपने देखना होता है। G2P1 लेबर रूम में प्रेजेंट हुई है विद रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, विद रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो पेल्विक एग्जामिनेशन में क्या नहीं मिलेगा। ओके, पेल्विक एग्जामिनेशन से आप प्लेसेंटा लोकलाइज नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द लेबर फीटल हार्ट रेट को आपने रिकॉर्ड करना होता है। ओके, सही हो गया। फीटल हार्ट रेट को आफ्टर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आपने रिकॉर्ड करना होता है। इंट्रापार्टम असेसमेंट हर तरीकों से कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते। ओके, तो बाय फिजिकल प्रोफाइल ये इससे नहीं कर सकते। बाय फिजिकल प्रोफाइल तो आप
एंटीपार्टम में करते हैं, इंट्रापार्टम में नहीं करते। कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट मॉनिटरिंग की कौन सी इंडिकेशन नहीं होती? ओके, तो उसका बेस्ट ऑप्शन होगा इंडिकेशन ऑफ लेबर विद प्रोस्टाग्लैंडिन, इस केस में नहीं करते होते। ओके, इसके बाद है कि फीमेल सर्विस का फुली डायलेटेड है, वर्टेक्स -2 पे है, फ्रेश मेकोनियम पास कर रहा है, तो कौन सा क्राइटेरिया होगा सस्पिशियस सीटीजी लेबल करने का? सस्पिशियस में जब एक पैरामीटर आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा तो लेट डिसेलरेशन अगर आना शुरू हो जाए। ओके, सही हो गया। ओके, लेट डिसेलरेशन। ओके, जो अर्ली डिसेलरेशन होती है वो आपको क्या इंडिकेट करती होती है? अर्ली डिसेलरेशन फीटल हेड कंप्रेशन की जो लेट होती है वो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से होती है। ओके, सही है। कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लेबर इज एसोसिएटेड विद, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से मोबिलिटी इन लेबर कम हो जाती है। ओके, मोबिलिटी कम हो जाती है। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है 30 मोबिलिटी, सही है। 308 पे आ जाते हैं अपर लिमिट ऑफ ड्यूरेशन और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है विदाउट एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, तो कब लेबल करेगी? प्राइमरी ग्रेविटा में। ओके, तो होगा 3 घंटे होगा। ओके, बेस्ट ऑप्शन इज ओके 2 घंटे। अगर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया तो 3 घंटे हो जाएगा। इसके बाद एक्टिव फेज ऑफ स्टेज ऑफ लेबर में आई है। ओके, तो सेफ्लोपैल्विक डिस्प्रोपोर्शन का कौन सा साइन नहीं होता? ओके, बेस्ट ऑप्शन इज हेड इज 4/5 पाल्पेबल, इसका साइन नहीं होता। प्री प्रेसिपिटस लेबर, ओके, सही हो गया। प्रेसिपिटस लेबर इज डिफाइंड एज एक्सपल्शन ऑफ फीटस। ओके, एक्सपल्शन ऑफ फीटस अगर हो जाए 3 घंटों से कम में हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटस लेबर। 6 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑफ फीटल हार्ट में डिसेलरेशन मिल रही है, फीटल स्काल में पीएचपी कम हुई भी है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? फीटल कंप्रोमाइज को, फीटल डिस्ट्रेस को कंफर्म कर रहा होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आर एक्सेप्ट, तो सेकंड स्टेज में क्या नहीं हो सकता? पोस्टपार्टम हेमरेज, वो तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में होता है। साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, ओके, तो साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन में क्या नहीं होगा? यूट्राइन इन्वर्जन ये नहीं होती। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा? 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन देने होते हैं एट द डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर। 315 पे आ जाते हैं एक्टिव लेबर में है फॉर द लास्ट 6 आवर्स से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 2 in 10 मिनट आ रही है, फीटल हार्ट रेट है, मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट? ओके, नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट क्या होगा? आईवी ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन आपने चलानी होती है, लास्ट 6 आवर्स हो चुकी है। एक्टिव फेज ऑफ लेबर है उन कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मल्टीमिशन वेरिएबल डिसेलरेशन है, तो एक कोड कंप्रेशन की वजह से आपको वेरिएबल डिसेलरेशन देखने को मिल सकती होती है। ओके, सही हो गया। पीएच देखो कम हुई पड़ी है, फीटल स्काल मॉनिटरिंग की गई है, सीटीजी में लेट डिसेलरेशन एंड दैट मींस यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है। ओके, तो इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन आपने करना होता है। 318 पे आ जाते हैं। 318 में के जो ओपियाइड एनाल्जेसिक्स होते हैं उनका कौन सा साइड इफेक्ट नहीं हो सकता? ओपियाइड एनाल्जेसिक्स की वजह से गैस्ट्रिक टाइम इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज हो जाती है। ओके, 319 में आ जाते हैं पेन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो जो ट्रांसमिशन होती है वो T11 T12 और L1 के थ्रू होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेशन, नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। ओके, ठीक हो गया। तो जो ट्विन प्रेगनेंसी है ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती। इसके बाद यूज ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एसोसिएटेड विद, तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की वजह से क्या होता है? ओके, इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते होते हैं। ओके, सही हो गया। इसके बाद 322 पे आ जाते हैं इंसिडेंस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन एट ट्रम, तो जो ब्रीच प्रेजेंटेशन की जो होती है इंसिडेंस होता है वो कितना होता है? ओके, तो वो 3 से लेकर 4% तक होता है। इसके बाद 38 वीक्स पे आई है फीमेल ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ, तो कौन सा काज नहीं हो सकता ब्रीच प्रेजेंटेशन का? तो ब्रीच प्रेजेंटेशन का जो काज होता है वो प्लेसेंटल अब्रप्शन नहीं हो सकता। ओके, प्रीवियर की वजह से हो सकती है, अब्रप्शन की वजह से ब्रीच प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। ओके, बेबी डिलीवर्ड हुआ है, आर्म्स एक्सटेंडेड है, तो कौन सा मैन्यूवर इस्तेमाल करेंगे? ओके, यानी बॉडी डिलीवर हो गई है, आर्म्स रह गया, तो आर्म्स के लिए कौन सा होता है? मॉरिशली सिमेली वेट मैनूवर। ओके, 324 लॉबस्टेड मैनूवर होता है, लॉबस्टेड मैनूवर। ओके, सही हो गया। जो पिनार्ड मैनूवर होता है ये एक्सटेंडेड लेग्स के लिए होता है। मॉरिशली सिमेली वेट मैनूवर ये बॉडी के डिलीवरी के लिए होता है जब हेड निकल जाता है, जबकि लॉबस्टेड लेग्स के लिए होता है, आर्म्स के लिए होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फीमेल आई है ब्रीच प्रेजेंटेशन की फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी, तो वजाइनल डिलीवरी में आपने क्या नहीं देखना होता? फुटलिंग ब्रीच केस में आपने कभी भी वजाइनल डिलीवरी नहीं करनी होती। ओके, एक पेशेंट है जिसकी ट्रांसवर्स लाई है, ओके, प्लेसेंटा अपर फंडस में है, तो कौन सा मैनेजमेंट ऑफ प्लान होगा? ओके, बेस्ट मैनेजमेंट प्लान इज ओके, ट्रांसवर्स लाई है तो आपने एक्सटर्नल के फैलिक मॉर्गन परफॉर्म करना होता है। ट्रांसवर्स लाई ट्विंस में तो इंटरनल प्रोडाइलिक मॉर्गन आपने परफॉर्म करना होता है। ओके, रिस्क ऑफ रप्चर ऑफ प्रीवियस स्कार, तो स्कार का फटने का चांसेस अगर प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है, वजाइनल डिलीवरी हुई है। ओके, ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, तो फटने के चांसेस कितने होते हैं? ओके, तो फटने के चांसेस होते हैं लाइक आप कह सकते हो। ओके, ये मुझे देखना पड़ेगा। इसका है 0.5 है। 328 पे आ जाते हैं। 328 वाला MCQ है कि प्रीवियसली 1 सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, 2 टू फीटल डिस्ट्रेस वजाइनल डिलीवरी की है। ओके, सही हो गया। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ स्कार डिसेंस और यूट्राइन रप्चर, तो यूट्राइन रप्चर या स्कार डिसेंस का कौन सा साइन नहीं होता? क्लियर फीटल टैकीकार्डिया नहीं होता। ओके, सही हो गया। 329 का क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन बीटा होगा। 330 पे आ जाते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, तो इंडक्शन ऑफ लेबर आपने किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? ओके, ठीक हो गया। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी ट्रांसवर्स लाई होती है। बिशप स्कोर में कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता? DLC PS होता है, एक्ट्रोपियन इंक्लूडेड नहीं होता। 331 ये नहीं होता। 332 पे आ जाते हैं। ओके, 332 पे आ जाती है कि आपने बिशप स्कोर कैलकुलेट करना है। बिशप स्कोर में डायलेटेशन, लेंथनिंग, कंसिस्टेंसी, पोजीशन और स्टेशनिंग आ जाएगा। ओके, तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ओके,
ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, रप्चर्ड मेम्ब्रेन है, रप्चर्ड मेम्ब्रेन फॉर द लास्ट 24 आवर्स इंडक्शन ऑफ लेबर इज एसोसिएटेड विद, अगर इंडक्शन ऑफ लेबर किया तो क्या हो सकता है, ओके, इंडक्शन ऑफ लेबर की वजह से, ओके, इंक्रीज नीड ऑफ एनर्जीजी, एनर्जीजी आपको ज़्यादा चाहिए होता है। इसके बाद है कि प्री क्लैम्शिया है, हर इंडक्शन ऑफ लेबर इज प्लान्ड है, बिशॉप स्कोर 3 है, अगर बिशॉप स्कोर 3 है, ओके, फिर तो कोई फायदा नहीं है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 पिजरीज आपने देनी होती है अगर लो बिशॉप स्कोर है। इसके बाद 335 पे आ जाते हैं, 335 में आके लेबर हैज़ बिन इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी ग्रेविटी ड्यू टू प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी है, ओके, ठीक हो गया। ARM किया जिसमें क्लियर लाइकर है, ऑक्सीटोसिन स्टार्ट किया, ऑक्सीटोसिन देने की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती, ओके, इंट्रायूटरल इन्फेक्शन नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकते हैं। क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं होता, क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट में 1% ब्लेम पॉलिसी नहीं होती, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10, ओके, ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर। ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स है कि एक प्राइमरी ग्रेविडा है, ओके, वेजाइनल डिलीवरी हुई है 4.5 kg की, पेरिनल टेयर मोर देन 50% है, ओके, तो उस टेयर को क्या बोलते हैं, पेरिनल टेयर को अगर मोर देन 50% है, डेट मींस 3rd डिग्री B कैटेगरी से बिलोंग करता होता है, ओके, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का, ठीक हो गया, ओके। अगर इंटरनल एनल स्फिंक्टर हो तो वो 3rd डिग्री C हो जाएगा। इसके बाद है कि ऑब्स्टेट्रिक एनल स्फिंक्टर इंजरी, ऑब्स्टेट्रिक एनल स्फिंक्टर इंजरी क्या होती है, अगर एनल स्फिंक्टर की जो इंजरी होती है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, 3rd और 4th डिग्री एनल पेरिनल टेयर में से बिलोंग करती है, ओके, इनको 3rd और 4th को मिला के OSC बोलते हैं, ओके। इसके बाद है कि प्राइमरी ग्रेविडा है, मैक्रोस्टोमिक बेबी को डिलीवर किया, 4 डिग्री टीयर है, तो 4 डिग्री टीयर का आपने रिपेयर के बारे में क्या बात, ठीक है, तो इसमें रेक्टल म्यूकोसा को सबसे पहले आपने रिपेयर करना होता है। 340 पे आ जाते हैं, 4 डिग्री पेनिनल टीयर ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फॉर्सेप्स है, तो कौन सा मैयर हम नहीं करेंगे 24 घंटों में, तो आपने क्या नहीं करना, आपने सेमी सॉलिड डाइट नहीं देनी होती है, ओके। एपिजियोटमी क्या होती है, एपिजियोटमी हम खुद कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं हम एपिजियोटमी में, ओके, 2nd डिग्री पेनिनल टीयर कर रहे होते हैं, ओके। इसके बाद 342 पे आ जाती है, एपिजियोटमी की क्या इंडिकेशन नहीं होती, एपिजियोटमी आपने ट्विन डिलीवरी में कभी भी नहीं करनी होती, ओके। मिड लाइन एपिजियोटमी के कंपैरिजन में मीडियल लेटरल एपिजियोटमी का क्या फायदा होता है, तो उसका फायदा ये होता है कि इसमें लेस चांसेस ऑफ एक्सटेंशन टू द रेक्टम है। रिसेंट एविडेंस रिगार्डिंग रूटीन यूज ऑफ एपिजियोटमी सजेस्ट, ओके, तो एपिजियोटमी के अलावा जो रिसेंट एडवांस है वो क्या सजेस्ट कर रही है, तो बेस्ट ऑप्शन इज नो डिफरेंस इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ओके, यानी एपिजियोटमी के यूजेस के बारे में। इंडिकेशन ऑफ आउटलेट फोर्सेप्स आर ऑल, तो आउटलेट फोर्सेस हमने किस में नहीं करना होता, आउटलेट फोर्सेस हमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में कभी भी इंडिकेट नहीं करना होता, ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट करना होता है। वैक्यूम एक्सट्रैक्टर की कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्यों नहीं है, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन इसमें आप कर सकते होते हैं। 347 में आ जाते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा लेबर में है, सर्विक्स फुली डायलेटेड है फॉर द लास्ट 3 आवर्स, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एडमिनिस्टर किया है, ओके। वैक्यूम एक्सट्रैक्टर इज लोकेटेड, ओके, ठीक हो गया, तो उसकी लोकेशन आपने रट्टा मार लेना, लोकेशन क्या होती है, ओके, 6 सेंटीमीटर पोस्टीरियर टू द इंटीरियर फोर्टिनाली, ये रट्टा मार लेना। ओके, 348 पे आ जाती है, 348 पे आ जाती है, 348 में ट्विन प्रेगनेंसी को कंडक्ट करते हुए जब फर्स्ट ट्विन की डिलीवरी होगी, सेकंड ट्विन 20 मिनट में नहीं आया और हेड -1 पे है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, ओके, तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज वैक्यूम एक्सट्रैक्टर है। विंटूस अगर हम कंपेयर करते हैं एज कम्पेयर टू फोर्सेप्स, तो उसमें क्या नहीं हो सकता, विंटूस में आपको पेरिनियल और वेजाइनल ट्रॉमा नहीं देखने को मिल सकता होता, ओके। प्राइमरी ग्रेविडा लेबर में 34 वीक्स पे सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो गया, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो गया, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो गया, तो आपने क्या करना होता है, ओके, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट में आपने किलियन फोर्स आपने इस्तेमाल करना होता है, ओके। एक फीमेल है, G2P1 है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, हार्ट रेट 100 है, ओके, डिसीजन टू अप्लाई द फोर्सेप्स है, तो कौन सी प्री रिक्विजिटमेंट फुलफिल करनी चाहिए, ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज, ओके, तो इंटैक्ट मेम्ब्रेन ये नहीं होनी चाहिए, ओके। 352 पे आना चाहिए, 352 है कि वेंटूस अप्लाई करने के बाद बेबी को आपने न्यूनेटोलॉजी यूनिट में एडमिट किया ड्यू टू स्काल्प इंजरी है, तो डायग्नोस क्या होगा, सेफ्लोहीमाटोमा, आपने इसको रट्टा मार लेना, सेफ्लोहीमाटोमा, ओके, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 353 है क्लाइंट फोर्सेप्स और रेगुलर आउटलेट फोर्सेप्स में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि क्लाइंट फोर्सेप्स में आपको क्या देखने को मिलता है, क्लाइंट फोर्सेप्स में स्लाइडिंग लॉक होता है। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू वैक्यूम एक्सट्रैक्टर कैन बी रिड्यूस बाय, तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं आप, एप्लीकेशन एट फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ फीटल स्कल है। 355 पे आ जाते हैं, एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन आर ऑल एक्सेप्ट, किस केस में सिजेरियन सेक्शन नहीं करेंगे, सिजेरियन सेक्शन प्रीवियसली, ओके, ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है। 355 प्रीवियसली 1 सिजेरियन सेक्शन, ये रिलेटिव कह सकते हैं। जो पेम्फेनिस्टल इंसिजन होता है बेटर होता है, बिकॉज इसमें क्या चीज़ ने, क्योंकि इसका बेटर कॉस्मेटिक रिजल्ट आपको देखने को मिलता होता है, ओके। इंडिकेशन ऑफ क्लासिकल अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन किस में नहीं करेगी, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन ऑब्स्टेट्रिक लेबर में नहीं करते होते। एक फीमेल है 3 डेज एगो आई है, उसको हाई ग्रेड फीवर है, सेप्सिस हो चुका है, तो सेप्सिस में क्या इंक्लूड नहीं करना होता, सेप्सिस में आपने, ओके, बेस्ट ऑप्शन इज BP 100, BP तो आपको कम देखने को मिलता है, 90/60 से कम हो जाता है। एक फीमेल है, पैरा 4 है, ओके, सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर हुई है, हाई ग्रेड फीवर है, सस्पिशन ऑफ सेप्सिस है, तो उसमें क्या नहीं करेंगे सेप्सिस में, तो सेप्सिस में आपने, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, पहले एंटीबायोटिक नहीं देनी, पहले आपने कल्चर देना होता है। 360 पे आ जाते हैं, सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग है, BP कम है, पल्स बढ़ी हुई है, ओके, ठीक हो गया।
तो कौन सा काज नहीं हो सकता, तो उसका काज नहीं हो सकता वो हेलोथिन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये एटोनी का काज हेलोथिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सर्जिकल ऑप्शन टू ट्रीट अ केस ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। तो पोस्टमार्टम हेमरेज को ठीक करने वाला कौन सा ऑप्शन नहीं होता, वो यूट्राइन टेम्पोनेडी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर। ओके, सही हो गया। ओके, बाकी सारे कर सकते हैं। 362 पे आ जाते हैं। ओके, 362 में आके बेबी को डिलीवर किया है, सीवियर वजाइनल ब्लीडिंग हो गया ड्यू टू यूट्राइन एटोनिया। एस्थमा के पेशेंट है तो आपने कार्बोप्रोस्ट को आपने अवॉइड करना होता है। ओके, ठीक हो गया। कार्बोप्रोस्ट क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्री क्लैम्शिया वाली पेशेंट है, वजाइनल ब्लीडिंग हो गया, यूट्रस रिलैक्स है, तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो आपकी ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल होती है। ओके, 5 to 10 यूनिट ऑफ IV ऑक्सीटोसिन होता है सबसे पहले। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक मेल बेबी को डिलीवर हुआ लेकिन प्लेसेंटा रिटेन्ड है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा आप किस में करोगे, मैनुअल रिमूवल आप क्या करोगे, जनरल GA के अंदर करोगे। ओके, ठीक हो गया। 365 पे आ जाते हैं। 365 है कि प्राइमरी पैरा है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीमेल बेबी है, वेजो वेगल शॉक में चले गया, यूट्रस इन्वर्टेड प्लेसेंटा अटैच है उसे, तो बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा इसके लिए, यूट्राइन वार्डियन के लिए, तो आपने क्या करना, रिप्लेसमेंट ऑफ यूट्रस और रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा है। 366 पे आ जाते हैं। ओके, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी में आई है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया आफ्टर द ट्रायल ऑफ लेबर है, रेगुलर इन शेप है, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट है, ब्लीडिंग नहीं कर रही है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस यूट्राइन रप्चर है। ओके, इसके बाद 367 पे आ जाते हैं। PPH ड्यू टू एटोनी है, तो कौन सी ड्रग हम इस्तेमाल नहीं करते थे एटोनी में, तो आपने माइफेप्रिस्टोन का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। माइफेप्रिस्टोन तो अबॉर्शन में इस्तेमाल होती है। काज ऑफ DIC आर ऑल एक्सेप्ट, तो DIC का काज कौन सा नहीं हो सकता। ओके, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं होता। ओके, सही है। एक G2P1 डेड बेबी को डिलीवर किया है। ओके, 1 आवर बिफोर है, हाइपोवोलेमिक शॉक ड्यू टू DIC है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को रटना मार लेना। ओके, ठीक हो गया। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP देते हैं। स्टोर्ड ब्लड हैज अ डेफिशिएंसी, और स्टोर्ड ब्लड के अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, फैक्टर 5 और फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। ओके, एक फीमेल है, डायबिटिक है, फॉर लास्ट 3 ईयर्स है, प्रोलॉन्ग लेबर में आई है डिलीवर हुआ है लेकिन शोल्डर स्ट्रक हो गया, शोल्डर डिस्टोशिया। ओके, तो कौन सा मैनूवर परफॉर्म करेंगे। ओके, मैक रॉबर्ट्स पोजीशन आपने रट्टा मार लेना, ये करते होते हैं। ओके, जावा नीलर तो सभी लास्ट में करते होते हैं। जो ज़्यादा फॉलोइंग इज एंटीसिपेटेड इन शोल्डर डिस्टोशिया किस में नहीं हो सकता, शोल्डर डिस्टोशिया आपको ओके प्री टर्म ब्रीच प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता होता। ओके, क्लियर। लास्ट चैप्टर आई थिंक पुरपुरियम और न्यूनाटोलॉजी वाला, तो पुरपुरियम के बारे में क्या बात ठीक होता है। पुरपुरियम जिसमें प्लाज्मा वॉल्यूम रिड्यूस बैक टू द 20% विद इन द 24 आवर्स। ओके, 74 पे आ जाते हैं। एक फीमेल है जिसने मेल बेबी को डिलीवर किया है। ओके, कंप्लेन ऑफ क्रैम्पी लोअर एब्डोमिनल पेन एंड वजाइनल ब्लीडिंग है, यूट्रस टेंस और टेंडर है। तो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन। ओके, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी। ओके, पेल्विक अल्ट्रासाउंड होगी। ओके, सही हो गया, जिसमें आप रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को देखेंगे। 7 डेज पहले डिलीवर किया है, फीवर है, फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज है। ओके, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, तो नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होगा। ओके, एंटीबायोटिक कवर देके इवैक्यूएशन एंड क्यूराटाज परफॉर्म करेंगे। बेबी को डिलीवर किया है। ओके, ओके, ठीक है, और उसको पुरपुरियल इन्फेक्शन था, जो पुरपुरियल पायरेक्सिया मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है, पुरपुरियल पायरेक्सिया ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से देखने को मिलता होता है। मैसिव PPH है, मैसिव PPH की वजह से शियान सिंड्रोम हो गया, शियान सिंड्रोम में लैक्टेशन खत्म हो जाती है। ओके, 378 पे आ जाती है। प्राइमरी पैरा है, 3 वीक्स आफ्टर डिलीवरी इसको 4 सेंटीमीटर स्वेलिंग हो गई है, लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस हो गया, तो इसके लिए आपने इंसियन ड्रेनेज आपने करना होता है। ओके, अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, इंसियन ड्रेनेज होता है। इसके बाद एक बेबी को डिलीवर किया है, साइकियाट्रिक इलनेस है लेकिन वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ओके, तो ब्रेस्ट फीडिंग वाले में आपने लिथियम कभी भी नहीं देनी होती। इन कंपैरिजन टू द काउ मिल्क, काउ मिल्क के कंपैरिजन में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसमें आपको कहने का मतलब है क्या ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो इसमें आपको लाइक फैट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट में हैव रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, कौन सा नहीं हो सकता। ओके, एनीमिया के चांसेस रिलेटिवली, ओके, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में आयरन रिलेटिवली कम होता है तो एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया कम नहीं होगा। 22 ईयर ओल्ड वुमेन है, मेल बेबी को डिलीवर किया, वजाइनल रूट से ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा बेस्ट होगा। ओके, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा वो आपका मिरीना होगा। ओके, इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन होगा। ओके, सही हो गया। इसके बाद आएगा 383 पे चलते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग है, BMI ज़्यादा है, हैवी पीरियड थे, एनीमिया था। ओके, तो कॉन्ट्रासेप्शन का बेस्ट मेथड होगा इस फीमेल के अंदर, तो वो कौन सा होगा। ओके, बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वो लिवोन और गैस्ट्रल कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम है। 4th डे ब्लू या पोस्टमार्टम ब्लू का जो इंसिडेंस होता है वो कितना होता है पोस्टमार्टम ब्लूज का। ओके, वो 80% तक होता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती है। ओके, एक फीमेल आई है जिसके अंदर कोई फीटल मूवमेंट्स फील नहीं हो रही। ओके, फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन यूजफुल नहीं होगी डायग्नोसिस बनाने के लिए, तो यूरिन एग्जामिनेशन का कोई काम नहीं होता। IUD आप पढ़े हैं, IUD में आपने C-सेक्शन करना होता है, किसमें आप C-सेक्शन नहीं करोगे। ओके, बेस्ट ऑप्शन इज ओके सीवियर सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। ओके, सही हो गया, सीवियर सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, सॉरी कोड प्रोलैप्स एट 6 सेंटीमीटर डायलेटेड सर्विस, इसमें आपने नहीं करना होता है। इसके बाद है कि ड्यूरिंग इंट्रापार्टम मैनेजमेंट ऑफ फीमेल है जिसको IUD है,
प्लेटलेट काउंट देखो कितना थोड़ा कम हुए है, तो कौन सा एडवर्स मैटरनल आउटकम हो सकता है। ओके, तो अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है। ओके, प्राइमरी ग्रेविटी आफ्टर अ प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, उसने एस्फिक्सेटेड बेबी को डिलीवर किया है जो कि मर गया है। और विच ऑफ द फॉलोइंग विच ड्रग विल बी यूज फॉर द सप्रेशन ऑफ मिल्क, अब जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको रोकने के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल करेंगे। ओके, ब्रोमोक्रिप्टिन इस्तेमाल करेंगे। ओके, लास्ट पेज है। तो एक बेबी पैदा हुआ जिसमें अर्ली ऑनसेट इन्फेक्शन है, तो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन कौन सा सबसे ज़्यादा होता है। ग्राम पॉजिटिव तो स्ट्रेप्टोकोकाई था, लेकिन ग्राम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ओके, तो बेस्ट ई कोलाई हो जाएगा। ओके, जॉन्डिस है, जॉन्डिस का मोस्ट कॉमन काज है। ओके, ठीक हो गया, 12 घंटे पहले पैदा हुआ है, तो मोस्ट कॉमन काज क्या होता है जॉन्डिस का, लाइक आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। अगर 24 घंटों की बात होता है तो फिजियोलॉजिकल में बोल देता। 391 आ जाती है। 391 में है कि पेल ब्लू है। ओके, एपगार स्कोर है, पेरेंट्स पल्स, ग्रीमेस एक्टिविटी, रेस्पिरेशन आपने चेक करना होता है। ओके, ब्लू पेल है तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। ओके, चार्ली हो जाएगा। ओके, आप कैलकुलेट कर लेना एपगार स्कोर्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, न्यू नेटल सीजर्स हो रही है, तो न्यू नेटल सीजर का काज नहीं होता, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से सीजर्स नहीं होते हैं। ओके, सही हो गया। 393 पे आ जाते हैं, कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मैलिटी ऑफ क्लेफ्ट पैलेट है। ओके, पेरेंट्स वरिड है, सर्जरी कराना चाह रही है, तो सर्जरी कब होती है, 6 से लेकर 18 महीनों को आपने रट्टा मार लेना होता है। 393 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। ओके, एलिफेंट होगा, 6 से लेकर 12 महीने। ओके, हाइपोस्पीडिया के बारे में क्या बात ठीक है, हाइपोस्पीडिया के बारे में बात ठीक है कि इट मे बी अ पार्ट ऑफ एम्बिगुअस जेनिटेलिया। ओके, 395 पे आ जाती है। 395 में कि वाइट कलर विजाइनल डिस्चार्ज है, वाइट कलर और स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया नॉर्मल है, लेकिन थिन वाइट ओडरलेस डिस्चार्ज है। ओके, थिन वाइट ओडरलेस डिस्चार्ज आपको डायग्नोस बन गया होगा, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मैटरनल हार्मोन विड्रॉल की वजह से ऐसा आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, इसके ईस्ट्रोजन होगा ना, तो उसकी वजह से वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगी फीमेल इन्फेंट में। 396 में आ जाती है। ओके, डायबिटिक फीमेल में शोल्डर डिस्टोशिया हुआ है, अर्स पाल्सी हुई है, इसके बारे में क्या बात ठीक है, तो अर्स पाल्सी में टोटल रिकवरी हो जाती है 75% केसेस में। अम्ब्लाइकल स्टंप होता है, फ्रीक्वेंटली स्लब ऑफ। ओके, स्लब ऑफ होता है 10th डे ऑफ डिलीवरी पर। ओके, 398 में है कि कौन सी वैक्सीनेशन देंगे न्यू नेट पर, न्यू नेट को, तो 398 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। ओके, BCG OPV और होती है, लेकिन मेन BCG देते होते हैं। ओके, ठीक है, एक फीमेल है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही, प्रोलैक्टिन लेवल कब आएगा, कब नॉर्मल पे आ जाएगा, तो आ जाएगा ऑलमोस्ट 3rd वीक पे आ जाएगा। ओके, इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अप्रोप्रिएट कैलोरिक नीड ऑफ नॉर्मल फुल टर्म न्यू नेट, तो उसकी कैलोरी कितनी चाहिए सेकंड वीक ऑफ के अंदर, सेकंड वीक ऑफ लाइफ में, तो वो 100 किलो कैलोरीज होती है।